हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत ही कम टाइम में ईपीएफओ के जितने भी पीवाईक्यू हुए हैं उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ पूरा पेपर एनालाइज करिए ताकि ट्रेंड पता चले, असली एनालिसिस पता चले। तो मेरी कोशिश होगी मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूं और जहां जहां न्यूमेरिकल होंगे, अगर टाइम नहीं मिला तो मैं उसके फॉर्मूला आपको बता दूंगी। लेकिन पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत ही कम टाइम पे सेशन होने वाला है और आपको बहुत बेनिफिशियल लगेगा। और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द इंडिकेशन आउट ऑफ द सेंटेंस आई गेव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड। मतलब आपने गुस्से में किसी को बोला है कुछ, मीन्स टू स्पीक टू समवन इन एन एंग्री वे, तो इसका होगा स्कोल्डिंग। ब्लू ब्लड का मतलब होता है एरिस्टोक्रेट, क्योंकि ब्लू ब्लड एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, एक मेंबर ऑफ वेल्दी अपर क्लास फैमिली और एंसेस्ट्री के लिए। एरिस्टोक्रेट का मतलब भी होता है हाई सोशल रैंक। थर्ड है, ही वॉज वॉइस बाय हिज ओन पेटर्ड, मतलब आप किसी को प्लॉट बना रहे हो हर्ट करने का और खुद ही इंजर हो जाओ उस चीज में, तो उसको बोलते हैं ही वाज वॉइस बाय हिज ओन पेटर्ड, मतलब ही हैड प्रॉब्लम एज अ रिजल्ट ऑफ हिज ओन प्लान टू हर्ट अदर। फिर है व्हाट इज अ बैलेड। तो बैलेड एक पोएम या सॉन्ग नरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजा होता है, तो इसका होगा सी, पॉपुलर स्टोरी ऑफ फोकटेल इन अ वर्स। प्लेजरिज्म मतलब किसी चीज को कॉपी करना, किसी के काम को कॉपी करना और बोलना कि ये हमारा काम है, तो इसका होगा डी, इट इज प्रेजेंटिंग द वर्क ऑफ समवन एल्स एज वंस ओन। फिर राइवलरी बिटवीन द टू क्लैन हैव बिकम वाटर अंडर द ब्रिज। मीन्स वाटर अंडर द ब्रिज मतलब कि कोई चीज इतनी पुरानी हो गई है कि बहुत पहले हुई है कि वो चेंज भी नहीं हो सकती, उसको वरी करने का कोई मतलब नहीं है, तो इट हैज बिकम अ थिंग ऑफ द पास्ट। फिर एक सेंटेंस दिया इन्होंने, टीचर गेव मी द बुक। तो टीचर गेव मी द बुक एक लाइन है जिसमें 1 2 3 4 5 इन्होंने क्रोनोलॉजी उसकी अरेंज करी है। क्वेश्चन है कि ऑन द रेसिपिएंट में अगर आपको ओनली वर्ड लगाना है, तो ऑन द रेसिपिएंट अगर दिया है और ओनली हमें अरेंज करना है इनमें से ऑन द रेसिपिएंट में, तो रेसिपिएंट गेव मी द बुक में मी रेसिपिएंट होगा, तो ओनली मी लगाना है। तो ओनली मी कहाँ लगाओगे, बिटवीन 3 और 4 लाइन में। फिर ऑन द यूनिकनेस ऑफ द आइटम गिवन, तो यूनिकनेस ऑफ द आइटम, आइटम एक ही यहाँ पे बुक, तो बुक में अगर ओनली लगाना है तो ओनली बुक होगा, तो 5 और 6 के बीच में होगा। फिर उन्होंने बोला ऑन द गिवर, ऑन द गिवर में ओनली लगाना है, तो गिवर कौन है, टीचर, तो ओनली द टीचर होगा ना, द ओनली टीचर नहीं होगा, ओनली द टीचर होगा, तो बिफोर 1 होगा। तो बिटवीन 3 4, बिटवीन 5 6 एंड बिफोर 1। फिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म डाइडैक्टिक। तो डाइडैक्टिक का मतलब होता है कि मॉरल लेसन देना या फिर किसी को मॉरल इंस्ट्रक्शन देना, तो इसका ऑप्शन देखते हैं, टीचिंग अ मॉरल लेसन इसका आंसर होगा। Pere consider the following statement. The message of peace and brotherhood permeated the address by the chief guest. तो permeate का मतलब होता है कि penetrate करना, pass through करना या spread करना। तो इन्होंने बोला message of peace and brotherhood permeated the address by the chief guest, तो इसका होगा to spread all over. फिर arrange the following to form a grammatically correct sentence. Einstein was, although a great scientist, weak in mathematics, right from his school day. तो हमें इसको अरेंज करना है कि एक सेंटेंस बने, तो इसका होगा ऑल्दो, ऑल्दो से शुरू करो, ऑल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टीन वाज वीक इन अर्थमेटिक राइट फ्रॉम हिज स्कूल डे, तो इसका होगा 2 1 3 4। फिर व्हाट इज द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत दिया है, वियतनाम वॉर दिया है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन दिया है, फर्स्ट गल्फ वॉर दिया है और वर्ल्ड वॉर 1 दिया है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बहुत पुरानी है, 1526 हो जाएगा। वियतनाम वॉर जो है 1955 टू 1975 के टाइम की है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 का है। गल्फ वॉर 1991 की है और वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो 1914 की है। तो इसको अरेंज करना है, तो इसका होगा 1 3 5 2 4, मतलब सबसे पहले फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फिर वर्ल्ड वॉर 1 और फिर उसके बाद वियतनाम वॉर जो कि 1955 टू 1975 है, और फिर फर्स्ट गल्फ वॉर। मैं फिर से बोल देती हूँ, आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुई थी, वियतनाम वॉर 1955 टू 1975 हुई है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 का है, फर्स्ट गल्फ वॉर 1991 का है और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था वो 1914 का था। क्वेश्चन नंबर 12 है, ब्रांच ऑफ स्कॉलरशिप जो कि फ्लरिश हुई है यूरोप में, पर्टिकुलरली फ्रॉम द 15 टू 18 सेंचुरी और डिवोटेड टू द एप्रिसिएशन, क्रॉनिकलिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्टोरिक एंड नॉन ऑर्गेनिक रिलिक मॉन्यूमेंट एंड ओल्ड टेक्स्ट। तो इसमें जल्दी में मॉन्यूमेंट देख के आर्कियोलॉजी और आर्किटेक्चर सब मत लगाना, क्योंकि इन्होंने ब्रांच ऑफ स्कॉलरशिप बोला है, तो इसका आंसर होगा एंटी क्यूरिनिज्म। उस टाइम का एंटी क्यूरिनिज्म था, 15 18 सेंचुरी में फ्लरिश हुआ था यूरोप में, और इससे आप ब्रांच ऑफ स्कॉलरशिप से गेस कर सकते थे।
फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्त्री धन। तो स्त्री धन क्या होता है? बहुत ज्यादा जो गिफ्ट जिंदगी भर मिले होते हैं किसी औरत को, तो उनकी जो वो प्रॉपर्टी होती है वो, और जो कि वो अपने बच्चों को उनकी डेथ के बाद जो इनहेरिट करेंगे उनके बच्चे और उनके हस्बैंड, वो स्त्री धन होता है। तो इसका आंसर होगा वेरियस टाइप ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्टेड टू अ वुमेन ऑन वेरियस ओकेजन ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, ये सही है। और फिर थर्ड सही है, ऑन द विमेन्स डेथ देयर वेल्थ कुड बी इनहेरिटेड बाय हर चिल्ड्रन एंड हस्बैंड। तो इसका होगा 1-3। तो स्त्री धन एक टर्म है जो कि एसोसिएटेड है हिंदू लॉ से। फिर है व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इंडिया। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया। और देख लीजिए इस तरह के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, जरूरी नहीं है बहुत ही ज्यादा टफ आए। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट के बारे में क्या चीज सही नहीं है? देखिए पहला क्या है, यूनेस्को ने डिक्लेयर किया 39 प्लेस को वेस्टर्न घाट एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है तो ये हो सकता है। इट इज वन ऑफ द 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड, ये भी हो सकता है, वन ऑफ द बोला है इन्होंने। फिर है इट हैज 2 रिजर्व एंड 13 नेशनल पार्क, ठीक है। फिर ओएनजीसी ने सर्वे किया है रिसेंटली, तो रिसेंटली वर्ड जहां भी यूपीएससी का होता है वो जनरली गलत होता है। हैव रिसेंटली फाउंड ह्यूज ऑयल रिजर्व, तो ह्यूज भी बोला है, ह्यूज और रिसेंटली दोनों बोला है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। फिर अयोध्या कौन सी रिवर पे लोकेटेड है? तो अयोध्या सरयू रिवर पे है। अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं, फाल्गु, गंगा, सरयू, यमुना। फिर एक खिलाफत कमेटी ने एक्सेप्ट किया था महात्मा गांधी के सजेशन को फॉर अ नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन इस मीटिंग एट। तो खिलाफत कमेटी ने कहाँ पे जो किस जगह जो मीटिंग हुई थी वहां पे एक्सेप्ट किया था महात्मा गांधी के सजेशन को, जो कि सजेशन किस चीज का था? नॉन वायलेंट और नॉन कोऑपरेशन प्रोटेस्ट का था। ये इन्होंने किया था इलाहाबाद के सेशन में। तो ऑप्शन देखते हैं, बॉम्बे, नागपुर, इलाहाबाद, कानपुर। तो है इलाहाबाद में जून 1920 का सजेशन हुआ था। फिर है व्हाट इज नो इंडिया प्रोग्राम। तो नो इंडिया प्रोग्राम एक डायस्पोरा यूथ का प्रोग्राम है ताकि उनको अवेयरनेस पता चले कि इंडिया में कौन कौन सी जगह है। तो ये डायस्पोरा यूथ जो 18 से 30 ईयर्स के हैं, वो घूम के पूरा पता करे कि आर्ट हेरिटेज कल्चर इंडिया का क्या क्या है। उनको सेंस ऑफ कनेक्ट फील होना चाहिए अपने मदरलैंड के साथ। तो इसका आंसर होगा डी, अ प्रोग्राम फॉर डायस्पोरा यूथ टू प्रमोट अवेयरनेस अमंग देम अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडिया। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का था। फिर पेरीमीटर ऑफ द फिगर बोला है ए बी बी सी डी ई। तो पेरीमीटर क्या होता है? आपको ये सारी जितनी भी साइड है उनको ऐड करना है। तो इन्होंने दिया है ए जी 10 सेंटीमीटर है, जी आई 12 सेंटीमीटर है, इस तरह से इन्होंने दिया है। तो इसमें सब में ऐड करो, ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ प्लस, ये जितना भी ऐड कर सकते हो उसको ऐड करो सारी लाइनों को। और जो एडिशन के बाद आएगा उसका पेरीमीटर होगा, वो होगा इसमें 44 सेंटीमीटर। फिर है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्यों डेवलप हुए हैं? टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम डोमेस्टिक एंड फॉरेन सोर्सेज। अच्छा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडिया में तो बाद में आया है, 2000 में आया है, लेकिन उससे पहले चाइना में ये ऑलरेडी मॉडल था। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द डिस्टिंक्टिव फीचर अबाउट 6 सेंचुरी बीसी गढ़ और संघ। तो गढ़ और संघ के बारे में क्या चीज सही है? मैं ऑप्शन नहीं दिखा रही हूँ इसीलिए ताकि हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। गढ़ और संघ के बारे में क्या चीज सही है? तो एंशियंट इंडियन गढ़ को ओलिगार्कीज बोलते थे, बिल्कुल सही है, देवर ओलिगार्कीज। सेकेंड, द एंशियंट इंडियन गढ़ वर नॉन मोनार्कियल स्टेट, हाँ नॉन मोनार्की होती थी। और थर्ड है मगध, कोसल, वंश, अवंती बहुत ज्यादा पावरफुल और पॉपुलर स्टेट थे, हाँ थे। और फिर प्रोसीजर ऑफ बुद्धिस्ट मोनास्टिक ऑर्डर वो पैटर्न ऑन संघ पॉलिटिक्स, ये भी सही है कि जो प्रोसीजर बुद्धिस्ट मोनास्टिक ऑर्डर या बुद्धिस्ट संघ का था, इट वाज पैटर्न ऑन संघ पॉलिटिक्स। तो इसका आंसर होना चाहिए 1 2 3 एंड 4। फिर क्रोनोलॉजी बतानी है, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग डेवलपमेंट, डिक्लाइन इन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन कॉटन, फिर कॉटन बूम है, फिर सिविल वॉर है। इसकी क्रोनोलॉजी बतानी है। तो सबसे पहले कॉटन, नहीं, सबसे पहले आएगा डिक्लाइन इन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन कॉटन, डिक्लाइन होगा। फिर उसके बाद सिविल वॉर होगी और फिर कॉटन बूम हो जाएगा। और कॉटन बूम क्यों होगा? क्योंकि जब अमेरिकन क्राइसिस हो रही थी तो इंडिया में कॉटन प्रोडक्शन बॉम्बे डेक्कन का एक्सपैंड हुआ था ओवर 90%। तो इसका हो जाएगा 1 3 एंड 2। फिर विच
of the following are the typical difference between the private insurance program and the social insurance program? तो प्राइवेट इंश्योरेंस प्रोग्राम और सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम का डिफरेंस बोला है कि इसमें कौन कौन सी चीजें हैं। देखिए, एडिक्वेसी वर्सेस इक्विटी में एडिक्वेसी प्राइवेट इंश्योरेंस की है, इक्विटी जो होती है वो सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम में होती है। ऐसे वॉलेंट्री होता है प्राइवेट इंश्योरेंस प्रोग्राम और मैंडेटरी होता है सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम। ऐसे कॉन्ट्रैक्चुअल होता है प्राइवेट और स्टैट्यूटरी राइट वाला होता है सोशल इंश्योरेंस। और फंडिंग दोनों में होती है कि सेल्फ प्रीमियम पेमेंट होगा प्राइवेट में और कुछ स्कीम्स ईपीएफ बोनस जो कि गवर्नमेंट पे करेगी वो होगा सोशल में। तो इसका आंसर होगा चारों, 1 2 3 4। फिर अनबैलेंस ग्रोथ क्या है? अनबैलेंस ग्रोथ इज हाइपोथेसिस एज्यूम जब उसकी सप्लाई ऑफ लेबर फिक्स हो जाता है तो उसको अनबैलेंस ग्रोथ बोलते हैं। तो आंसर होगा सप्लाई ऑफ लेबर इज फिक्स्ड। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकॉर्पोरेटेड इन द गवर्नमेंट अप्रूव नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2012? नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी में क्या था कि ब्रॉडबैंड सबको मिलना चाहिए, मिनिमम स्पीड 2 मेगाबिट की है, ये सही है। इंडिया की रूरल टेली डेंसिटी इंप्रूव होगी 39% से 70% इन द नेक्स्ट 5 ईयर। तो उस टाइम का क्वेश्चन है, 39% 5 ईयर में थी और 70% बाय 2017 तक का इनका फोकस था कि 39% से 70% करनी है। फिर रोमिंग चार्जेस शैल बी स्क्रेप्ड या एलिमिनेटेड, तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा पैटर्न क्या है। लेकिन हाँ, इस पैटर्न के अलावा अगर आप लोगों को कुछ भी जीएस वगैरह का कुछ भी पढ़ना है तो मेरी प्लेलिस्ट को जरूर सॉल्व करिए और उसको वीडियो पूरी देखिए, क्योंकि आपको समझ में आएगा कितनी तेजी से मैंने उसको कवर कराया है और आपका कम टाइम पे ज्यादा रिवीजन होगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल फिक्स बाय द यूएनओ? तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल क्या हो सकता है यार? अगर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पता है कि पॉवर्टी हंगर इसका होता है तो आप ये भी कर लोगे। हैविंग एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हॉल्टिंग द स्प्रेड ऑफ एचआईवी एंड एड्स। फिर एक टर्म कार्बन फुटप्रिंट। तो कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? जितनी हम जनरेट करते हैं कार्बन, कैसे? जितनी ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या मिथेन या इनका टोटल अमाउंट जो हमारे एक्शन से जनरेट होता है उसको बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट। तो इसका आंसर होगा अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस बाय डे टू डे एक्टिविटीज। फिर अमंग द फॉलोइंग हु इज द लेटेस्ट रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न? तो ये उस टाइम का क्वेश्चन है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि करंट कैसा पूछ रहा है, भारत रत्न या वन लाइनर। तो करंट कभी मैंने करवाया हुआ है वो आप लोग देख लीजिए। फिर है ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया वाज एक्सपीडिशियसली फीजिबल इन जोन ऑफ? तो ग्रीन रिवोल्यूशन सबसे ज्यादा पता है कहाँ पे हुआ था? पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में। तो वो वहाँ पे क्यों हुआ था? क्योंकि वहाँ पे इरिगेशन कवरेज बहुत अच्छा था। तो इसका आंसर होगा ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया वाज एक्सपीडिशियसली फीजिबल इन द जोन ऑफ एश्योर्ड इरिगेशन। आई होप कि मैं कुछ बेटर कर रही हूँ, और अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। व्हाट इज अपार्थीड? तो ये है पॉलिसी ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन। 31 है ट्रांसपोर्टेशन प्लेज अ ग्रेट रोल इन एनी इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैज द हाईएस्ट इलास्टिसिटी? तो जो रोड ट्रांसपोर्टेशन होता है ना उसकी सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी होती है। फिर है हाउ डज एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अफेक्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लेवल ऑफ इनकम? तो कैसे एक्सपेंशनरी, इन्होंने बोला एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कैसे अफेक्ट करती है? तो मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इन्फ्लेशन। तो वो इंक्रीज करता है लेवल ऑफ इनकम को और डिक्रीज करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट को। तो इट रेजेस द लेवल ऑफ इनकम बट लोअर द रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि हमारा बेसिक फंक्शन ऑब्जेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी का यही होता है कि आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लानी है। फिर ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, बहुत लंबा है, इसको स्किप करते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करिएगा और अगर आप लोगों से नहीं हो पाए तो बताइएगा, स्किप मैं क्लास ले लूंगी। फिर है द प्रॉब्लम ऑफ रूपी वाज हुज डीएससी थीसिस? तो किसकी डॉक्टरेट थीसिस प्रॉब्लम ऑफ रूपी थी? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थी। इन्होंने 1923 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी की थी। तो इनका टाइटल था उनकी थीसिस का प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। फिर व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गंगा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट? तो वेस्ट टू ईस्ट अगर जाएंगे तो यमुना, घाघरा, सोन और गंडक, कोसी। देयर आर टू सर्किल ऑफ रेडियाई R1 R2 इस तरह से दिया हुआ है कि R1 R2 दो रेडियाई हैं, बिगर सर्किल का एरिया दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस का डिफरेंस दिया है, सम ऑफ डायमीटर पूछा है। तो देखिए एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर दिया ही हुआ है 693/2। तो आप इससे R2 का निकाल लोगे। फिर उसके बाद उन्होंने डिफरेंस दिया है सर्कमफ्रेंस का। देखो R2 का आप रेडियस निकाल लोगे, डायमीटर उसके जस्ट डबल होगा, डिफरेंस सर्कमफ्रेंस मतलब 2 पाई R2 माइनस 2 पाई R1 करना होगा आपको। तो R2 माइनस R1 जो भी आएगा उसकी वैल्यू पुटअप कर लो। फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू मतलब सम टोटल इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यू पुटअप करोगे आंसर आ जाएगा।
फिर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? क्या क्या करेक्ट है? कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, बिल्कुल सही है। देयर इज अ क्लियर डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है। अमेंडमेंट हैव टू फॉलो द प्रिस्क्राइब प्रोसीजर, ये भी ठीक है। यूनियन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर सॉवरेन, ये गलत है, क्योंकि हमारा नेशन इटसेल्फ सॉवरेन है, कि यूनियन पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर सॉवरेन ऐसा कुछ नहीं है। preamble to constitution cannot be invoked to determine the ambit of fundamental right, नहीं, preamble को हम कर सकते हैं, preamble can be invoked to determine the ambit of फंडामेंटल राइट। तो इसका आंसर होना चाहिए 1, 2 एंड 3, कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, क्लियर डिवीजन ऑफ पावर है, अमेंडमेंट एक प्रोसीजर फॉलो करता है। फिर व्हेन द गवर्नमेंट ओनरशिप इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज डाइल्यूटेड, जब गवर्नमेंट की ओनरशिप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में डाइल्यूट हो जाए, या 50% से कम हो जाए, या गवर्नमेंट को सेल करना पड़े, या लिक्विडेट करने पड़े, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 प्रोवाइड फॉर एजुकेशन टू एवरी चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप, तो एज ग्रुप होगी 6 to 14 ईयर्स। ये एक्ट आया था 2009 में, और आर्टिकल था आर्टिकल 21A। फिर इफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मेंबर ऑफ राज्यसभा है, देन ही विल नॉट बी एबल टू वोट इन हिज फेवर इन द इवेंट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन में वो वोट नहीं कर सकता अपने आप को, क्योंकि सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास राइट होता है कि वो वोट करे। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द बेसिक प्रीमिस ऑफ डेवलपिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से मेजर पोर्शन लिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर मैलीमथ कमेटी है, तो मैलीमथ कमेटी जो थी 2003 की थी, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की थी, और ये जस्टिस वी एस मैलीमथ, जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस कर्नाटक और केरला हाई कोर्ट के थे, वो लेकर आए थे। तो इसका आंसर होगा होगा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। फिर अब व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ प्रोविडेंट फंड स्कीम, तो डिसएडवांटेजेस प्रोविडेंट फंड की ये है, फर्स्ट मनी इज इनएडुकेट फॉर रिस्क अकरिंग अर्ली इन वर्किंग लाइफ, ये हो सकता है। फिर सेकेंड है इन्फ्लेशन इरोड द रियल वैल्यू ऑफ सेविंग, ये हो सकता है। फिर इट जनरेट फोर्स सेविंग दैट कैन बी यूज टू फाइनेंस नेशनल डेवलपमेंट प्लान, ये कहाँ से डिसएडवांटेज हुई? तो इसका होगा 1 and 2। तो आप लोग गेस भी कर सकते हो कि क्या चीज़ सही लग रही है, कौन सी चीज़ पॉजिटिव जा रही है, कौन सी चीज़ नेगेटिव जा रही है। तो ये क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएंगे। फिर है बिसाइड रेजिस्टेंस टू पेस्ट व्हाट आर द अदर प्रोस्पेक्ट फॉर विच प्लांट हैव बीन जेनेटिकली इंजीनियर्ड टू इनेबल देम टू विदस्टैंड ड्रॉट, बिल्कुल सही है, जेनेटिकली इंजीनियर करोगे ताकि ड्रॉट से बच सके। फिर न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूस, ये बिल्कुल सही है। टू इनेबल देम टू ग्रो एंड डू फोटोसिंथेसिस इन स्पेसशिप एंड स्पेस स्टेशन, मतलब स्पेसशिप स्पेस स्टेशन में जाकर फोटोसिंथेसिस करने के लिए जेनेटिकली इंजीनियर्ड करेंगे। तो ये स्टेटमेंट बहुत सुपरफ्लुअस है, यही गलत है। फिर है टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ, ये बिल्कुल ठीक है, तो आंसर होगा 1, 2 एंड 4। Consider the following item: consumer goods and services, gross private domestic investment, goods and services produced by the government, net income from abroad. Which of the above item are included in GNP? तो GNP में से इसमें से कौन कौन से आइटम होंगे? GNP मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और ये होता है टोटल गुड और सर्विस फाइनली प्रोड्यूस बाय रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, जिसमें सारे कंज्यूमर गुड भी आते हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी आता है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी आता है, सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट भी आता है। तो इसका आंसर होना चाहिए 1, 2 3 4 चारों। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ट बोला है इन्होंने, तो इसका आंसर होगा डी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बिटवीन द ओनर ऑफ फैक्टर रिसोर्सेज। अब आप इसका ऑप्शन देखिए, पहला क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल इन द इकोनॉमी, नहीं, फैक्टर रिसोर्सेज का होता है, क्योंकि इन्होंने थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोला है, इंडिविजुअल से क्या मतलब। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, कोई फाइनेंस कमीशन की बात थोड़ी कर रहा है, सेकंड भी नहीं होगा। फिर है प्रिंसिपल ऑफ जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, ये भी नहीं होगा। और फिर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बिटवीन ओनर ऑफ फैक्टर रिसोर्सेज, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको लेबर, लैंड और कैपिटल में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करनी है। फिर है डिमांड फॉर ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज सेड टू बी ड्राइव डिमांड बिकॉज, क्यों ड्राइव डिमांड बोलते हैं? क्योंकि इट स्टेम फ्रॉम द डिमांड फॉर द फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट जो होगा ना, उसमें से इट स्टेम फ्रॉम द डिमांड फॉर द फाइनल प्रोडक्ट, इसलिए उसको ड्राइव डिमांड बोलते हैं। मेनली फाइनल प्रोडक्ट का ही मतलब होता है। और हाँ, अगर मैं बात करूँ ड्राइव डिमांड की, तो ये टर्म सबसे पहले किसने दिया था डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? तो ये दिया था एल्फ्रेड मार्शल ने, उनकी बुक थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में। तो इन्होंने बोला था डिमांड फॉर ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कंसिडर्ड एज अ ड्राइव डिमांड। फिर अब व्हेन अवर कंट्री सेट अप अ फ्री ट्रेड एरिया, वो एबॉलिश करते हैं
हर तरह का रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड, मतलब व्हेनेवर कंट्री सेट अप अ फ्री ट्रेड एरिया दे अबॉलिश ऑल रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड अमंग देमसेल्फ एंड होगा इसका डी, ईच कंट्री मेंटेन इट्स ओन सेट ऑफ टैरिफ एंड कोटा ऑन इंपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड कंट्री। फिर 50 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। अच्छा, फंक्शन बोला है किसी चीज का तो आप लोग गेस भी कर सकते हैं। इन्होंने बोला फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड का फंक्शन बताओ। फर्स्ट है टू एंश्योर एक्सपीडिशियस क्लियरेंस ऑफ प्रपोजल फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन आ ही रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ये बिल्कुल सही है। सेकेंड है टू रिव्यू periodically द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रपोजल क्लियर्ड बाय द बोर्ड। देखिए इसमें बोर्ड आ रहा है, आप देखिए टर्म कहाँ किस में आ रहे हैं, सेकंड भी सही है। थर्ड है टू अंडरटेक ऑल अदर एक्टिविटी फॉर प्रमोटिंग एंड फैसिलिटेटिंग एफडीआई एज कंसिडर्ड नेसेसरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो एफडीआई में वैसे भी फॉरेन और इन्वेस्टमेंट तो आता ही है, तो थर्ड भी सही है। फिर है टू इंटरेक्ट विद एफआईपीसी बीइंग कॉन्स्टिट्यूटेड सेपरेटली बाय मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री। यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इसका आंसर होना चाहिए 1 2 3 एंड 4। डियर मनी, डियर मनी क्या होती है? डियर मनी रिफर टू अ मनी दैट इज हार्ड टू ऑब्टेन्ड, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा एबनॉर्मली हाई इंटरेस्ट रेट होता है, तो इसका होगा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर इन्होंने इंटीजर्स दिए हैं, इंटीजर्स वाला आप क्वेश्चन कर ही लेना। फिर रंगराजन कमिटी ऑन डिस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, ऑफशोर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। इसने क्या सजेस्ट किया था? इसने सजेस्ट किया था कि जो मैक्सिमम शेयर डिस इन्वेस्टमेंट का होगा ये शुड बी 49% फॉर रिजर्व पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज और 74 to 100% होना चाहिए अदर इंडस्ट्री के लिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड है ईयर वाइज टारगेट ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट शुड बी मेंटेन, ये ऐसा कुछ नहीं बोला था, तो सेकेंड गलत है। फिर पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटी। तो जब पार्लियामेंट किसी भी पार्ट में किसी भी पूरे इंडिया के लिए लॉ बना सकता है, तो क्या उसको स्टेट से कंसेंट लेने की जरूरत है? नहीं, विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट। फिर इन द स्टडी ऑफ पॉल्यूशन एसपीएम क्या होता है? एसपीएम होता है सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर। Peter, which of the following industry was first established during the British rule in India? तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनी थी 1854 में बॉम्बे में, और फिर उसके बाद 1856 में बंगाल में बनी थी जूट मिल इंडस्ट्री। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन? फाइनेंस कमीशन का रोल अगर आपको पता है कि फाइनेंस कमीशन का मेनली होता है पैसे डिस्ट्रीब्यूट करना, टैक्सेस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करना, या फंड के बारे में जहां पे भी आ जाए वो फाइनेंस कमीशन होगा, तो हमें गैस कर सकते हैं। फर्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी कलेक्टेड थ्रू टैक्स, ये होगा। इवेल्युएशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ऐसा कुछ नहीं करता है फाइनेंस कमीशन। थर्ड है इवॉल्व प्रिंसिपल बेस्ड ऑन विच फंड आर अलॉटेड, तो फंड दिया है तो फाइनेंस कमीशन ये करता है। फिर टू डेवलप 5 ईयर प्लान, तो प्लानिंग कमीशन का क्या काम था या नीति आयोग का क्या है? तो इसका फोर्थ नहीं होगा, इसका आंसर होगा 1 and 3। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी कलेक्टेड थ्रू टैक्सेस और इवॉल्व प्रिंसिपल बेस्ड ऑन विच फंड आर अलॉटेड अमंग स्टेट। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में क्या सही है? इंडिया द फाउंडर मेंबर ऑफ द आईएमएफ, बिल्कुल सही है। आईएमएफ बना था 1944 में, और ये इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में। इंडिया फाउंडिंग मेंबर है। इंडिया कोटा इन आईएमएफ इज मोर देन 4%, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर रिप्रेजेंट करते हैं आईएमएफ में, ये बिल्कुल सही है। आईएमएफ कंडक्ट करता है रेगुलर रिव्यू ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक स्टेटस अंडर आर्टिकल 4, ये भी सही है। तो इसका आंसर होना चाहिए 1 3 and 4। फिर एक फर्म इज परचेजिंग 2 आइटम बोथ ऑन क्रेडिट ऑन द सेम डे दिया है, क्रेडिट टर्म इतना है और क्रेडिट टर्म सेकंड आइटम का इतना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करिएगा, और ऐसे क्वेश्चन जब भी सॉल्व करिएगा जब आप लोगों को बहुत ज्यादा पता हो, नहीं तो मत छूना इस क्वेश्चन को, निगेटिव में जाएगा, तो क्या मतलब आना। फिर व्हाट वाज द पोजीशन हेल्ड बाय डॉक्टर एस राधाकृष्णन बिफोर ही बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो ये पता है, वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले ही वाज सर्विंग एज इंडियन एम्बेसडर, कहाँ पे? सोवियत यूनियन में। कब? 1949 टू 1952, और फिर 52 में ये वाइस प्रेसिडेंट बन गए। तो इसका आंसर होना चाहिए एम्बेसडर टू द सोवियत यूनियन।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देयर आर 20 गर्ल्स एंड 30 बॉयज इन अ क्लास एंड देयर रिस्पेक्टिव एवरेज मार्क्स आर फाउंड टू बी 55 एंड 58। एवरेज मार्क्स बहुत इजी क्वेश्चन है कि 20 गर्ल दिए हैं, 30 बॉयज दिए हैं, उनके मार्क्स दिए हैं, गर्ल्स के 55 है, बॉयज के 58 है। तो गर्ल्स को और बॉय मार्क्स को मल्टीप्लाई करो, 20 इंटू 55 गर्ल्स के मार्क्स को करो तो आपको टोटल पता चल जाएगा, मार्क्स तो 1100 हो जाएगा। ऐसे ही बॉयज कितने 30 हैं, उनके मार्क्स कितने एवरेज है 58, उनके टोटल मार्क्स कितने होंगे 58 इंटू 30 करो, उनके मार्क्स पता चल जाएंगे। फिर दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करेंगे तो 2840 समथिंग आएगा, उसको डिवाइड करो कितने 20 गर्ल्स और 50 बॉयज से करो, इतना आ जाएगा। फिर है कंसिडर एन इंडस्ट्री विद द फॉलोइंग फीचर। तो ये भी न्यूमेरिकल का पूरा क्वेश्चन है, इसको आता ही है तभी आप टच करना, नहीं तो मत करना। फिर है एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है? ये सल्फर डाइऑक्साइड सॉल्यूशन से भी हो सकती है, बिल्कुल ठीक है, और ये नाइट्रस ऑक्साइड से भी होती है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड से भी होती है। तो जब इसमें सल्फर डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट होता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट होगा तो नाइट्रिक एसिड बनाएगा, और इनका पीएच जो होता है ना वो 5.6 से कम हो जाता है, इसलिए इसको एसिड रेन बोलते हैं। फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक टेक्निक है। क्या करता है ये? डिस्प्यूटेड पेरेंटेज को बताता है। फिर इन्होंने प्रोबेबिलिटी का बोला है कि प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन है कि बॉल्स हैं ग्रीन रेड वाइट ब्लू, और एक ही बॉल आप उठा सकते हो, तो आप सोचो अगर चार बॉल हैं, एक सब बॉल कैसे कैसे आएंगी, तो 1/4 इंटू 1/4 प्लस 1/4 इंटू 1/4 करोगे तो आ जाएगा ये। फिर इन्होंने कुछ प्रोग्राम बोले हैं, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम, माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम, और नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम, और क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये किस चीज के प्रोग्राम है? तो ये एमएसएमई के प्रोग्राम है। एमएसएमई में क्या क्या आता है? माइक्रो फाइनेंस आता है, क्रेडिट लिंक्ड आता है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम आता है, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम आता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पैम का, जो कि ईमेल में आता है। तो ये एक मैसेज होता है विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनडिस्क्रिमिनेटली। एक चीज और बोलते हैं कि जब बहुत स्पैम जो होता है उसको अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल भी बोलते हैं, कि आप अनरिक्वेस्टेड कम्युनिकेशन जो होती है किसी तरीके की भेज रहे हो, तो उसको यूबीई भी बोलते हैं। ट्रोजन हॉर्सेस या मेलिशियस सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर वायरस किसी भी के भी थ्रू ये हो सकता है। फिर ये क्वेश्चन सिलेंड्रिकल क्लोज टैंक का है, जो कि कंटेन करता है 36 पाई क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया है, एंड इज फिल्ड टू हाफ ऑफ इट्स कैपेसिटी व्हेन द सिलेंड्रिकल टैंक इज प्लेस्ड अपराइट ऑन द सर्कुलर बेस। तो जो हाइट ऑफ वाटर है वो 4 मीटर है, तो साइड में अगर लगाएंगे तो कितना हाइट ऑफ सरफेस होगा, तो आप इसको डायरेक्टली वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच से ये क्वेश्चन निकाल सकते हो, क्योंकि वॉल्यूम भी दी हुई है, हाइट भी दी हुई है, आर निकालना है। एक सेकेंड सॉरी। तो आप देखो मेंसुरेशन के किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, फॉर्मूला बेस्ड है सब। फिर इन्वेंट्री का क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है, इसको जरूर आप लोग सॉल्व करना, और अगर आप लोगों को चाहिए कि इस पे वीडियो बनाऊं तो मैं इस पे भी बना दूंगी, लेकिन अभी टाइम टेकिंग हो जाएगा। फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो इज गवर्न्ड बाय प्रसार भारती बोर्ड, बिल्कुल सही है। इट वाज सो नेम्ड इन 1936, हाँ 1936 में नेम्ड हुआ है। देखिए रेडियो तो स्टार्ट इंडिया में 1920 में हुआ था, और पहला जो प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट हुआ था वो 1923 में किया था बॉम्बे रेडियो क्लब ने, और फिर उसका नाम ऑल इंडिया रेडियो हुआ था 1936 में, और फिर आकाशवाणी आया 1957 में। सो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, इट इज गवर्न बाय प्रसार भारती, इट वाज सो नेम्ड इन 1936 सही है। इट डजंट प्रोवाइड डीटीएच सर्विसेज, ये गलत है, क्यों नहीं प्रोवाइड करेगा। और फिर एफएम रेडियो एंड एफएम गोल्ड आर सब्सिडियरी चैनल, तो इसका होगा 1 2 एंड 4। फिर है फेमस गिरी अप्रोच इन इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो फेमस गिरी अप्रोच तो आर्बिट्रेशन के लिए फेमस है ही। आर्बिट्रेशन क्यों? क्योंकि गिरी अप्रोच कहता था, अकॉर्डिंग टू मिस्टर वीवी गिरी, द डिस्प्यूट ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट शुड बी सेटल्ड थ्रू म्यूचुअल नेगोशिएशन। तो ये किसमें होगा? एडजुडिक सॉरी, ये किसमें होगा? आर्बिट्रेशन में। फिर है इन अ रेस फर्स्ट फोर विनर आर टू बी अवॉर्डेड पॉइंट। ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, देख सकते हैं, शॉर्ट है। किसी रेस में फर्स्ट फोर विनर को पॉइंट मिलना है, हर विनर का पॉइंट 5 पॉइंट ज्यादा है नेक्स्ट विनर के, तो मतलब अगर फोर्थ विनर का पॉइंट एक्स है तो थर्ड का x+5 है, और फिर सेकंड का x+10 है, और फिर फर्स्ट का x+15 है, इस तरह से दिया है, और टोटल सम ऑफ पॉइंट जो है वो 50 है। मतलब हम क्या करेंगे, x प्लस x+5 प्लस x+10 प्लस x+15 इज इक्वल टू 50, तो इससे x की वैल्यू निकाल लो। फिर है व्हाट विल बी द पॉइंट फॉर द थर्ड पोजीशन, जो x की वैल्यू आएगी वो x+5, क्योंकि हमने थर्ड का लिया है, उसमें डाल देना x की वैल्यू, आ जाएगा।
फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेंड इन एफडीआई इनफ्लो आर करेक्ट? तो ट्रेंड है, ये पता ही होना चाहिए, नहीं भी पता तो आप इसको गेस कर लो। इस तरह के क्वेश्चन जनरली सही होते हैं, क्योंकि इतने एग्जैक्टली कौन लिखेगा। इन 2003 2004 एफडीआई इक्विटी इनफ्लो परसेंटेज ग्रोथ वाज नेगेटिव, ये सही है। फ्रॉम 2004 टू 5 to 7 to 8 FDI inflow was very high and positive. In 2008-9 FDI inflow were positive but had decreased relative to the previous year. तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। फिर है इन रेजिंग एन ऑब्जेक्ट to a given height by mean of an inclined plane as compared with raising the object vertically, there is a reduction in। जब आप किसी चीज को inclined plane से रखोगे तो उसमें फोर्स कम लगेगी, और वर्टिकली रखोगे तो उसमें ज्यादा लगेगी। फिर मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन और सेट ऑफ 16 नॉन जीरो, तो मीन वाला है, मीन मीडियन मोड। तो इसका कर लेना फॉर्मूला कि मीन निकालो 16 नंबर का, फिर मीन निकालो 24 नंबर का, मतलब एक एवरेज निकालना है। तो ये सॉल्व कर लेना। फिर 76 है a sinusoidal transverse wave is traveling on a string, any point on the string move in। तो आंसर होगा SHM with the same angular frequency as that of the wave। 77 है द डिवाइस दैट वर्क विद कंप्यूटर सिस्टम एज सून एज दे आर कनेक्टेड एंड डिस्क्राइब्ड एज। तो उसको बोलते हैं प्लग एंड प्ले। तो प्लग एंड प्ले क्या है? द डिवाइस दैट वर्क विद कंप्यूटर सिस्टम एज सून एज दे आर कनेक्टेड आर डिस्क्राइब एज प्लग एंड प्ले। तो ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि अलाउ करती है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि वो डिटेक्ट करे, कॉन्फ़िगर करे इंटरनल एक्सटर्नल पेरिफेरल को। फिर which one of the following software application would be the most appropriate for performing numerical and statistical calculation? तो numerical या statistical calculation के लिए सबसे ज्यादा appropriate क्या हो सकता है? तो ये स्प्रेडशीट होती है। ये बनाई ही इसलिए गई है कि वहां पे डिजाइन करो, एनालाइज करो, ऑर्गेनाइज करो, टेबल रोज एंड कॉलम होते हैं इसमें। फिर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस सिस्टम के बारे में है, क्या चीज सही है। तो ये देखिए कहीं पे भी एप्लीकेशन आती है ना, वो जनरली ठीक होती है। जीपीएस अलाउ करेगा एक्यूरेट टाइम स्टैंपिंग ऑन एटीएम ट्रांजैक्शन, सही है। जीपीएस रिलाइज ऑन अ सेट ऑफ सैटेलाइट फॉर ट्रांसफरिंग सिग्नल वर्ल्ड वाइड, ये भी सही है। फिर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेलुलर टेक्नोलॉजी इवॉल्व इन स्टेज कॉल्ड जनरेशन। जनरेशन वेयर a generation represent the number of subscriber, higher generation has more subscriber, बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर है टू जी टेक्नोलॉजी है टू स्टैंडर्ड, सीडीएमए और जीएसएम होता है, ये बिल्कुल सही है। देखिए 2G टेक्नोलॉजी में पूछा है, 4G और 5G का पूछ सकते हैं। फिर है 2G टेक्नोलॉजी है सीडीएमए स्टैंडर्ड एंड 3G है जीएसएम स्टैंडर्ड, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर होना चाहिए टू ओनली। तो अगर हमें पता है कि 2G टेक्नोलॉजी में सीडीएमए होता था, जीएसएम होता था, और उसके बाद जनरेशन 1G 2G 2.5G 3G 4G 5G इस तरह से आई है, तो इसका आंसर होगा टू ओनली। फिर है लैन वैन एंड मैन, कंप्यूटर नेटवर्क कवरिंग डिफरेंट एरिया। तो लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, और मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो इसका होगा लोकल, वाइड और मेट्रोपॉलिटन। फिर रेक्टेंगुलर गार्डन के बारे में दिया है इन्होंने कि रेक्टेंगुलर गार्डन इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज इज विथ इफ 360 मीटर ऑफ फेंसिंग इंक्लूड गेट लेंथ ऑफ द। फिर से पढ़ती हूँ, रेक्टेंगुलर गार्डन इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज इज विथ। ठीक है, ट्वाइस है मतलब अगर रेक्टेंगुलर गार्डन की विथ जो है वो x है तो उसकी लेंथ 2x दी है। इफ 360 मीटर ऑफ फेंसिंग इंक्लूड गेट लेंथ ऑफ द गार्डन, तो क्या बताना है इसमें? अच्छा हाँ, ये देखिए मैं एक लाइन स्किप कर रही थी। रेक्टेंगुलर गार्डन टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज इज विथ, तो 360 मीटर फेंसिंग इंक्लूड गेट विल टोटली इनक्लोज दिस गार्डन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द गार्डन, ये पूछा है। तो देखिए विथ दी है x, लेंथ हो जाएगी 2x। हमें पेरीमीटर रेक्टेंगल का पता है, 2 ब्रैकेट में l प्लस b होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 ब्रैकेट में x प्लस 2x करके आप निकाल लो, 6x हो जाएगा। 6x का दिया ही हुआ है इन्होंने, पेरीमीटर 360 मीटर के है, तो x कितना हो जाएगा? 360/60 मतलब 120 मीटर हो जाएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है? ये होता है एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो कि प्रोवाइड करेगा सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक प्लेटफॉर्म जिसमें जाके सब आप स्टोरेज कर सकते हो। तो इसका आंसर होना चाहिए सी, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर आर्किटेक्चर दैट प्रोवाइड सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म जैसा रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेशन। आई होप मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ, मुझे नहीं पता, आप लोग फीडबैक ज़रूर दिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बहुत हेल्पफुल हो जाएगा वो मेरे लिए, प्लीज़। फिर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है?
जो एटम बाय एटम होती है, पहला देखिए एक चीज़ मैंने बताई थी आपको, जो भी एप्लीकेशन होते हैं ना वो जनरली ठीक होते हैं। पहला इन्होंने दिया है, इट इज़ अ टेक्नोलॉजी ऑफ क्रिएटिंग मटीरियल एंड डिवाइस एटम बाय एटम, बिल्कुल सही है। सेकंड है फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज एट द नैनोमीटर, इसके लिए भी हो सकता है। थर्ड है केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज एट द नैनोमीटर, इसके लिए भी हो सकता है। तो इसका तीनों सही होगा। फिर लार्ज हैड्रन कोलाइडर के बारे में, इट इज यूज इन द सर्न प्रोजेक्ट, इज अ पार्टिकल एक्सीलरेटर लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन। तो ये था फ्रांस और स्विट्जरलैंड का। फिर दिया है मेथड ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच ट्रांसमिशन कैन टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन बट हैपन ओनली इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम। तो उसको बोलेंगे हाफ डुप्लेक्स, क्योंकि जब भी उन्होंने बोला कि होता वन डायरेक्शन में है एक बार में तो हाफ डुप्लेक्स है, अगर बोथ डायरेक्शन होता तो वो होता डुप्लेक्स। फिर है अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल हाउ द कंप्यूटर सिस्टम रन एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। तो ये होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है, अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल हाउ द कंप्यूटर सिस्टम रन एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में सारी चीजें होती हैं। फिर एस एम पी एस है, एस एम पी एस होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। तो स्विच मोड पावर सप्लाई होता क्या है, ये ट्रांसफर करता है पावर को फ्रॉम एसी टू डीसी डिवाइस, ठीक है। यूएसबी, यूएसबी क्या होता है भाई, यूएसबी होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। 89 है ना, 90 देखते हैं। अब चेस टूर्नामेंट का इन्होंने दिया है कि ईच ऑफ द सिक्स प्लेयर विल प्ले विद एवरी अदर प्लेयर एग्जैक्टली वंस, व्हाट इज द नंबर ऑफ मैचेस दैट विल बी प्लेड ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। इन्होंने बोला है कि एक चेस टूर्नामेंट है जिसमें 6 प्लेयर प्ले करेंगे एवरी अदर प्लेयर के साथ, तो बताना है कि कितने मैचेस होंगे दैट विल बी प्लेड ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। तो फर्स्ट प्लेयर 5 मैच कर सकता है, सेकेंड प्लेयर 4 मैच कर सकता है, फिर फोर्थ प्लेयर 3 मैच करेगा, फिर 2 ऐसे करेगा, तो 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 करोगे तो 15 आ जाएगा। फिर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 का प्रोवाइड फॉर हाउ मेनी वीक वेजेस ड्यूरिंग द मैटरनिटी पीरियड। तो ये होगा 12 वीक। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने इंडस्ट्रियल रिलेशन के अलग से पीवाईक्यू कराए हैं, जो इस तरह के टॉपिक होंगे ना, टाइम बचेगा मैं उनका अलग से भी पीवाईक्यू कराऊंगी। इंडस्ट्रियल रिलेशन वाला जरूर देखिएगा, वो आपको टॉपिक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा उससे। The Maternity Benefit Act 1961 provide for how many week wages during the maternity period? तो इसका है 12 वीक। फिर दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। तो सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया के इंस्ट्रूमेंट क्या क्या हो सकते हैं। सोशल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, इनकम टैक्स कहाँ से आ जाएगा, इनकम टैक्स नहीं होगा। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड होगा। जनरल सेल्स टैक्स, टैक्स नहीं आएगा भाई सोशल सिक्योरिटी में। एल आई सी होगा, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड होगा, नेशनल पेंशन स्कीम होगी, पोस्टल प्रोविडेंट फंड होंगे। फंड होते हैं इसका 2 3 4 5 होगा। फिर है अ मैन बाइज एप्पल एट अ सर्टेन प्राइस पर डजन एंड सेल देम एट 8 टाइम द प्राइस पर 100, व्हाट परसेंटेज डज ही गेन और लूज। तो एक आदमी ने एप्पल लिया, एक दर्जन मतलब 12 एप्पल लिए हैं, और फिर उसके बाद क्या दिया, अ मैन बाई एप्पल एट अ सर्टेन प्राइस पर डजन एंड सेल देम एट 8 टाइम दैट प्राइस पर 100। तो 8 टाइम उसको सेल किया है, मतलब अगर एक डजन में 12 एप्पल हैं तो 12 का 8 टाइम मतलब 12 इंटू 8 बाई 100, मतलब उसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो 0.96 के टाइम आएगा। फिर मैंने बोला परसेंटेज डज ही गेन और लूज। जब 0.96 है, अगर 12 एप्पल है, एक डजन का है, 12 रुपए में लिया है, और फिर 12 इंटू 8 बाई 100 करके 0.96 आ जाएगा, तो वो लॉस कर रहा है। लॉस कितना कर रहा है, अगर उसका कॉस्ट प्राइस 1 है तो 1 माइनस 0.96 करके उसका लॉस आ जाएगा 0.04। तो परसेंटेज निकल जाएगी 0.04 बाय 1 इंटू 100, 4% लॉस आएगा। तो परसेंट मैं आपको फॉर्मूले बता सकती हूँ, अभी सॉल्व करके दिखाने में बहुत टाइम जाएगा। फिर है फॉर विच टाइम इंटरवल इन द परसेंट, फॉर विच टाइम इंटरवल इज द परसेंटेज राइज ऑफ पॉपुलेशन द सेम फॉर फॉलोइंग डेटा। तो इन्होंने बोला है किसमें परसेंटेज जो है वो सेम है, तो इसका आंसर है 1980 90 या 1990 100। कैसे निकालेंगे, बस कुछ नहीं करना है, पॉपुलेशन कैसे निकालोगे, फॉर ईयर 1970 1980 का निकालोगे, फिर 1980 1990 का, फिर 2000 1990 2000 का, ऐसे करके निकालोगे। तो अगर 1970 से 1980 का निकालेंगे तो आप 50,000 माइनस 40,000, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100 करते हैं परसेंटेज में। तो 50,000 माइनस 40,000 अपॉन 40,000 इंटू 100 करो, 25% आ जाएगा। फिर 60,000
माइनस 50,000 करो अपॉन 50,000 करो, तो इंटू 100 करो तो 20% आ जाएगा। फिर 1990 से 2000 का निकालो, 72,000 माइनस 60,000 अपॉन 60,000 इंटू 100 करो, तो वो भी 20% आ जाएगा। इससे पता चल रहा है कि सिर्फ 1980 और 1990 के बीच में और 1990 और 200 का जो था वो सेम था, 20% नीचे का। फिर four quantities are such that their arithmetic mean is the same as the arithmetic mean of the first three quantity, the fourth quantity। इससे पता चल रहा है arithmetic mean और geometric mean इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो arithmetic mean में क्या है, आप एवरेज निकाल रहे हो। इन्होंने बोला है कि पहले फोर क्वांटिटी थी और फिर थ्री क्वांटिटी, मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन फोर इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन थ्री कर लो। तो मल्टीप्लाई क्रॉस करोगे तो थ्री, इसका डी करके वैल्यू आ जाएगी, इसका आ जाएगा एम ऑफ द फर्स्ट थ्री क्वार्टर। कुछ नहीं करना है, बस एवरेज दोनों का इक्वल कर देना है। फिर इफ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द नंबर देन। तो इन्होंने बोला अगर डिफरेंस ऑफ टू नंबर मतलब a माइनस बी ग्रेटर है सम ऑफ द नंबर से a प्लस बी से, तो क्या होगा, एटलीस्ट वन ऑफ द नंबर इज निगेटिव। हाँ, तभी तो a माइनस बी ग्रेटर है ना। निगेटिव वाला ग्रेटर कब होगा, जब एक नंबर निगेटिव होगा। फिर पैलिंड्रोम इज अ नंबर विच रीड द सेम फ्रॉम लेफ्ट एज वेल एज फ्रॉम राइट। मतलब मैडम जैसे होता है ना, मैडम मैडम आप राइट टू लेफ्ट पढ़ोगे तब भी मैडम होगा और लेफ्ट टू राइट पढ़ोगे तब भी मैडम होगा। तो पैलिंड्रोम वो होते हैं जिनको आप दोनों साइड से पढ़ो सेम होंगे। तो इन्होंने बोला पैलिंड्रोम इज अ नंबर विच रीड द सेम फ्रॉम लेफ्ट एज वेल एज फ्रॉम राइट। फॉर एग्जाम्पल 23732, व्हाट इज द नंबर ऑफ पैलिंड्रोम बिटवीन 10 एंड 1010। तो इसको निकालना है फर्स्ट टू डिजिट वाले, जैसे 11 हो गया, 22 हो गया, 33 हो गया, 99 हो गया, किसी भी साइड से पढ़ो कि सेम रहेंगे। तो फर्स्ट टू डिजिट में ये नंबर हो जाएंगे, 9 नंबर जो है वो सेम होते हैं। फिर थ्री डिजिट में 100 टू 200 में देखो 101, 111, 121, ये 10 नंबर है। इस तरह से आप निकालोगे। फिर हर डिजिट में 10 नंबर सेम होंगे, 200 से 299 में 10 होंगे और फिर 300 से 399 में 10 होंगे। तो इस तरह के 100 नंबर आएंगे 10 और 1010 में। फिर है इन राइटिंग ऑल इंटीजर फ्रॉम 1 to 100 हाउ मेनी टाइम इज अ डिजिट 1 यूज्ड। इन्होंने बोला है कि जब 1 to 100 इंटीजर लिख रहे हो तो डिजिट 1 कितने टाइम यूज हुआ है, तो ये 160 टाइम यूज हुआ है। फिर इंटीजर का एक और क्वेश्चन है, देखिए अर्थमेटिक एवरेज का। तो इससे पता चल रहा है हमें एवरेज अच्छे से करना है और मीन मीडियन मोड करना है, स्टैटिस्टिक करना है, मेंसुरेशन करना है। इस तरह के क्वेश्चन अलग से आप सॉल्व करिए। फिर अटल पेंशन योजना के बारे में क्वेश्चन है, वो देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू अटल पेंशन योजना। फर्स्ट है बेनिफिशियरी मस्ट बी इन द ग्रुप एज ग्रुप ऑफ 18 टू 14 ईयर्स, ये बिल्कुल ठीक है। फिर सेकंड है बेनिफिशियरी विल रिसीव द पेंशन ओनली आफ्टर ही अटेन द एज ऑफ 60 ईयर्स, ये भी सही है। आफ्टर द डेथ ऑफ बेनिफिशियरी हिज स्पाउस कंटिन्यूज टू रिसीव द पनिशमेंट, ओ सॉरी पेंशन, ये बिल्कुल सही है। फिर नो नॉमिनी ऑफ द बेनिफिशियरी इज परमिटेड, ये बहुत एक्सट्रीम हो गया, ये कहाँ से सही होगा, इसका होगा 1 2 एंड 3। फिर है वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, a man reaches his office 20 minutes late. What is the time taken by him to reach the office at usual speed? तो ये स्पीड डिस्टेंस टाइम का स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इस तरह से आप इसको निकाल लेना। फिर है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। सुरक्षा बीमा योजना के बारे में है, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल बैंक अकाउंट होल्डर, बिल्कुल सही है। अप टू द एज ऑफ 60 ईयर्स, हाँ बिल्कुल सही है। सेकंड दिया है इट इज अ लाइफ इंश्योरेंस कवर, और क्या है भाई, लाइफ इंश्योरेंस कवर ही तो होगा। थर्ड है इट इज एन एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर, नहीं, एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर नहीं हो। इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल, सॉरी, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल बैंक अकाउंट होल्डर अप टू द एज ऑफ 60 ईयर दिया है। तो ये अप टू द एज ऑफ 60 ईयर नहीं है, 18 टू 70 ईयर्स तक होगा। और इट इज अ लाइफ इंश्योरेंस कवर नहीं, मैं कंफ्यूज हो गई थी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा है ये। तो सुरक्षा में 18 टू 70 ईयर्स की एज है और एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर है। सुरक्षा किससे होगी, एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर से होगी। और इंश्योरेंस कवर डेथ एंड परमानेंट डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट, तो इसका होगा 3 एंड 4। एज कितनी होगी, 18 टू 70 ईयर्स। और हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब आया था, ये 8 में 2015 में आया था। फिर ए एंड बी रन अ 1 किलोमीटर रेस, ए गिव बी अ स्टार्ट ऑफ 50 मीटर। तो ये रेस वाला क्वेश्चन है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला ही है, बहुत आराम से निकल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से आएगा।
अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इन एन ऑफिस 40% ऑफ एम्प्लॉइज आर मेन एंड रेस्ट वुमेन, मतलब 40% एम्प्लॉइज मेन है, मतलब 40x मेन है। विमेन कितनी हो जाएंगी? 60x हो जाएंगी। हाफ ऑफ द एम्प्लॉय आर टॉल एंड हाफ शॉर्ट, मतलब 50x। अगर 100x टोटल एम्प्लॉय हैं तो उसमें 40% मेन है, मतलब 40x मेन है, 60x विमेन हो जाएंगी। हाफ ऑफ द एम्प्लॉयज आर टॉल एंड हाफ शॉर्ट, मतलब 50x टॉल है और 50x शॉर्ट हो जाएंगे। फिर बोला इफ 10% ऑफ द एम्प्लॉयज आर मेन एंड शॉर्ट and 40% 40 employees are women and tall, the number of tall men employee is। तो 10% एम्प्लॉय men and short, मतलब 10x होगा। तो men tall कितने होंगे? 40x minus 10x 30x होगा। इस तरह से निकालना होगा इसको। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग वर द मेन एस्पेक्ट ऑफ गांधी इरविन पैक्ट ऑफ 1931। तो गांधी इरविन पैक्ट के बारे में क्या चीजें सही है? तो इसका सस्पेंशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये बिल्कुल सही है। टू टेक पार्ट इन देन फोर्थ कमिंग शिमला कॉन्फ्रेंस, ये गलत है। पे टैक्स फॉर द पीरियड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये भी गलत है। फिर रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर, ये सही है। तो इसका होगा 1 और 4। गांधी इरविन पैक्ट में क्या क्या हुआ था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टॉप करने के लिए और गांधी जी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुलाने के लिए गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। तो इसका आंसर होना चाहिए 1 और 4, सस्पेंशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस और रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर, ये गांधी जी ने बोला था। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है ना, ये स्टैंडर्ड डेविएशन पे बेस्ड होता है। इट इज बेस्ड ऑन रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, एक स्टैटिस्टिकल मेजर है, लेकिन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन नहीं है। उसमें रेंज आता है, मीन डेविएशन आता है, क्वार्टाइल डेविएशन आता है। फिर शॉप ऑनर का मिक्सचर वाला क्वेश्चन है, सेलिंग प्राइस वाले क्वेश्चन है, तो सेलिंग प्राइस करके हम कर सकते हैं इसका। फॉर्मूले सारे कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के आप लोग लिख लिए। फिर ओरिजिनल ले ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट का है, एरिया वाला मैस्यूरेशन करना है इसका मतलब। फिर एट अ डिनर पार्टी एवरी टू गेस्ट यूज एज अ बाउल ऑफ राइस बिटवीन देम। तो नंबर ऑफ बाउल ऑफ राइस, हर दो लोग जो है एक बाउल ऑफ राइस से शेयर कर रहे हैं। एवरी थ्री गेस्ट यूज अ बाउल ऑफ दाल अमंग देम, एवरी फोर यूज अ बाउल ऑफ कर्ड अमंग देम। तो अगर नंबर ऑफ बाउल ऑफ राइस बोले तो x/2 हो जाएगा, नंबर ऑफ बाउल ऑफ दाल बोले तो x/3 हो जाएगा, और नंबर ऑफ बाउल ऑफ मीट बोले तो x/4 हो जाएगा, या बाउल ऑफ कर्ड सॉरी। तो इसका बहुत आराम से निकल जाएगा, x/2 प्लस x/3 प्लस x/4 इज इक्वल टू 65। तो 6x प्लस 4x प्लस 3x/12 इज इक्वल टू 65। तो x इज इक्वल टू 60 आ जाएगा। क्या करना है इसमें? हर दो लोग जो है राइस को शेयर कर रहे हैं, हर चार लोग जो है, हर थ्री लोग जो है वो दाल को शेयर कर रहे हैं, और हर चार लोग कर्ड को शेयर कर रहे हैं। तो x/2 प्लस x/3 प्लस x/4 इज इक्वल टू 65 करके आप x की वैल्यू निकाल लो। फिर सोशल सिक्योरिटी में प्रोवाइड कैश बेनिफिट पर्सन फेस्ड विद। तो सोशल सिक्योरिटी क्या प्रोवाइड करेगी? सिकनेस एंड डिसेबिलिटी करेगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी करेगी, क्रॉप फेलियर भी करेगी, लॉस ऑफ द मैरिटल पार्टनर। ठीक है, इसका होगा डी। तो जो ये है ना, सिकनेस, डिसेबल, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सब को कैश बेनिफिट सोशल सिक्योरिटी में मिलेगा। फिर देखिए ये मेन विमेन वर्क वाला क्वेश्चन आ गया। 5 men 9 women, लेकिन ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ थी तो यूपीएससी ने इसको डिलीट किया था, ईपीएफओ ने। फिर इफ द रेडियस ऑफ सर्किल इज रिड्यूस बाय 50%, अगर रेडियस ऑफ सर्किल रिड्यूस हो जाए 50% तो उसके एरिया पे क्या इम्पैक्ट होगा? हमें पता है एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर। तो अगर रेडियस रिड्यूस हुआ है 50% तो न्यू रेडियस हो गया r/2। तो पाई आर स्क्वायर में जब आप पाई r/2 स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 1/4। तो रिडक्शन इन एरिया क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1/4, मतलब 3/4 इंटू 100 करो, दैट इज 70%। फिर एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के बारे में। फैक्ट्रीज एंड एस्टैब्लिशमेंट विद 10 और मोर एम्प्लॉयज, ये सही है। प्रोविजन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल केयर टू एम्प्लॉयज एंड देयर फैमिली, ये सही है। प्रोविजन ऑफ कैश बेनिफिट ड्यूरिंग सिकनेस एंड मटर्निटी, ये सही है। क्या क्या चीजें आ सकती हैं यार? स्टेट इंश्योरेंस एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इसमें सारी चीजें आएंगी। फैक्ट्रीज एस्टैब्लिशमेंट, प्रोविजन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल केयर, प्रोविजन ऑफ कैश बेनिफिट, मंथली पेमेंट इन केस ऑफ डेथ, ये सब आएगा। फिर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो क्या चीजें सही हैं? इट इज एप्लीकेबल टू ऑल एडल्ट अबव द एज ग्रुप ऑफ 18 ईयर्स। नहीं, ऑल एडल्ट नहीं, 18 टू 50 ईयर्स तक के एडल्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। सेकंड क्या है? द प्रीमियम इज डिडक्टेड फ्रॉम द अकाउंट होल्डर बैंक अकाउंट थ्रू ऑटो डेबिट फैसिलिटी, ये बिल्कुल सही है। थर्ड है द लाइफ इंश्योरेंस
sorry, life insurance worth is decided by the account holder and he has to pay the annual premium accordingly. ये कैसे है कि लाइफ इंश्योरेंस विल बी डिसाइडेड बाय द अकाउंट होल्डर? तो ये स्टेटमेंट गलत है। और फिर है लाइफ इंश्योरेंस अमाउंट इज गिवन टू द फैमिली आफ्टर द डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर, ये बिल्कुल सही है। तो 2 और 4 सही है। प्रीमियम डिडक्ट होगा अकाउंट होल्डर बैंक से, ऑटो डेबिट फैसिलिटी होगी, और लाइफ इंश्योरेंस अमाउंट इज गिवन टू द फैमिली, ये सही है। और एज जो है वो 18 to 50 ईयर्स है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में, जो कि 2015 में आई थी। फिर एग्जामिनेशन पेपर का है। अच्छा, मैं सिर्फ इसमें मैथ्स और ये वाले क्वेश्चन का फॉर्मूला और ये बता रही हूँ ताकि आप लोग एनालाइज कर सको और उस पर प्रैक्टिस कर सको। मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं इसको बैठ के सॉल्व करूँ यहाँ पे, मेरे पास बहुत कम टाइम खुद हम लोगों के पास है और मुझे ये अपलोड सारी वीडियो बनानी है, 1 हफ्ते में रिवीजन कराना है। फिर है इन एन एग्जामिनेशन पेपर वे मैक्सिमम मार्क्स है 500, ए गॉट 10% मार्क्स लेस देन बी। अगर मैक्सिमम मार्क्स 500 हैं, ए गॉट 10% मार्क्स लेस देन बी दिया है, और बी गॉट 25% मार्क्स मोर देन सी दिया है, और सी को 20% मार्क्स लेस देन डी दिया है। अगर ए को 360 मार्क्स मिला है तो डी को कितना मिलेगा? मैक्सिमम मार्क्स 500 दिया है, ए को 360 दिया, ये दिया है। तो अगर 10% ए को मार्क्स लेस मिले हैं बी से, तो ए को कितने मिले? 360। तो बी को कितने मिलेंगे? 360/0.9, तो वो हो जाएगा 400। फिर बोला है सी को 25% लेस मिला है बी से, मतलब जो 400 बी का आएगा उसमें से डिवाइड करो 1.25, तो वो आ जाएगा सी का। फिर बोला है डी को 20% मोर देन सी मिला है, तो 320/0.8 करेंगे तो डी का आ जाएगा। फिर असर्शन रीजन के क्वेश्चन है, वो देखते हैं। द इफेक्ट ऑफ इनकम टैक्स, द इफेक्ट ऑफ एन इनकम टैक्स ऑन कंजम्पशन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर माइक्रो इफेक्ट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इनकम टैक्स हमें पता है भाई डायरेक्ट टैक्स है, ये भी सही है। So second statement is also correct, but second statement is not the correct explanation of first statement. Second ये है कि trade between two countries take place on account of differences in cost। ठीक है, ये बिल्कुल सही है कि ट्रेड बिटवीन टू कंट्री टेक प्लेस ऑन अकाउंट ऑफ डिफरेंस इन कॉस्ट, बिल्कुल सही है। सेकंड दिया है डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट फैक्टर एंडोमेंट, ये भी सही है। और सेकंड स्टेटमेंट एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि ट्रेड बिटवीन टू कंट्री टेक प्लेस ऑन अकाउंट ऑफ डिफरेंसेस इन कॉस्ट बिकॉज डिफरेंट कंट्री हैव डिफरेंट फैक्टर एंडोमेंट। अब 119 का देखते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में अफेक्ट अ कंट्रीज एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, बिल्कुल सही है। इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में कॉज एप्रिसिएशन ऑफ लोकल करेंसी लीडिंग टू अ राइज इन द प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट कमोडिटी। इन्होंने बोला है कि इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में कॉज एप्रिसिएशन ऑफ लोकल करेंसी, बिल्कुल सही है। विच इन टर्न में एक सेकेंड, विच इन टर्न में अफेक्ट द कंट्रीज एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, ये भी सही है। सो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन फर्स्ट। फिर है स्पीकर ऑफ द लोकसभा अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमिटी। हाँ, चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमिटी इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये बिल्कुल सही है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमिनेंट पर्सन फ्रॉम इंडस्ट्री एंड ट्रेड आर द मेंबर ऑफ पब्लिक अकाउंट कमिटी, ये गलत है। मेंबर ऑफ पब्लिक अकाउंट कमिटी आर इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट एवरी ईयर फ्रॉम इट्स मेंबर ओनली, ना कि ये एमिनेंट पर्सन, इंडस्ट्री और ट्रेड। तो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। ये ईपीएफओ का 2017 का पेपर है। इसमें पहला क्वेश्चन सिनोनिम से रिलेटेड है कि फंडामेंटल कैरेक्टर, तो फंडामेंटल का सिनोनिम क्या होगा? फंडामेंटल का सिनोनिम होगा इफेक्टिव। अच्छा, प्रोडक्टिव का सिनोनिम आ सकता है। तो सिनोनिम वो होते हैं जिनकी सेम मीनिंग होती है, और मैंने सिनोनिम एंटोनिम पूरे कराए हैं और इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो वो वीडियो देखिएगा। और प्रोडक्टिव का हो गया फर्टाइल और फ्रूटफुल। सक्सेसफुल मतलब हो गया विक्टोरियस, विक्टोरियस आ जाए तो वो सक्सेसफुल का है। इफेक्टिव मतलब हो गया इम्पेरेटिव, फंडामेंटल, डोमिनेंट। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड हैकनीड। तो इसका होगा इन्होंने दिया शी हैज अ हैबिट ऑफ यूजिंग हैकनीड एंड रिडंडेंट एग्जांपल फ्रॉम अ पास्ट इवन व्हाइल डीलिंग विद द फ्यूचर जनरेशन। तो इसका होगा सी, क्लेश। तो एक चीज और, हैकनेट मतलब होता है ऑर्डिनरी, क्लेश मतलब होता है ऑर्डिनरी। इनडिफरेंट होगा न्यूट्रल, इनडिफरेंट अगर पूछे तो वो न्यूट्रल का होगा। इमेजिनेटिव का हो गया इंजीनियस, अगर इंजीनियस आ जाए तो वो इमेजिनेटिव का होता है। ये डिल्यूजरी आ जाए तो वो इमेजिनेटिव का होगा। इम्प्रेसिव होगा, इम्प्रेसिव का सिनोनिम होता है स्प्लेंडेड। फिर इमैक्यूलेट,
इमैक्युलेट किस क्या होता है? इमैक्युलेट मतलब होती है कोई चीज़ बहुत क्लीन हो, अनस्टेन्ड हो, तो या स्पॉटलेस हो, तो वो इमैक्युलेट सोल होता है। और बाकी के देख लेते हैं। एक्साइटेड, एक्साइटेड मतलब हो गया एजिटेटेड या फिर इलेटेड। फिर हो गया एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब एक्सेप्शनल। अनपैरेलल्ड, अनपैरेलल्ड का सिनोनिम होता है पिक्यूलियर या क्वांट। फिर एंटोनिम बोला है इन्होंने कि देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ एनमिटी। एनमिटी का एंटोनिम होता है एमिटी। तो एनमिटी का एंटोनिम होता है एमिटी। बाकी के एंटोनिम देखते हैं। एंटोनिम मतलब होता है अपोजिट। कोऑपरेशन का होगा ऑब्स्ट्रक्शन, और डिस्प्यूट का होगा एग्रीमेंट या पीस। हॉस्टिलिटी का होगा एमिटी या कॉर्डियलिटी। फिर दिया इन्होंने कि एंटोनिम बताना है, शी वॉज रिलक्टेंट टू सेल हर कार। तो रिलक्टेंट का एंटोनिम बताना है। रिलक्टेंट का एंटोनिम होगा ईगर। रिलक्टेंट मतलब कि रुक रही है, बेचना नहीं चाह रही है, और ईगर मतलब ईगर टू सेल, बेचना चाह रही है। और एंक्शियस, एंक्शियस का एंटोनिम होता है कॉन्फिडेंट। और हैप्पी का होगा मिजरेबल या डिसअपॉइंटेड। और अनविलिंग का एंटोनिम या अपोजिट होगा विलिंग या फिर प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन एंटोनिम बताना है, आई कैन नॉट कंप्लाई विद द क्वेर रेगुलेशन ऑफ योर लैंड। तो क्वेर का एंटोनिम क्या होगा? क्वेर का होगा एंटोनिम कस्टमरी। क्वेर का एंटोनिम अपोजिट होगा कस्टमरी। तो स्ट्रेंज का एंटोनिम होगा फैमिलियर। निम्बल का एंटोनिम अपोजिट होता है इग्नोरेंट या ऑकवर्ड। और एवरीडे का इरेगुलर। Which one of the following part of the sentence, as you know that the ignorant are easily duped, has an error? तो इसमें कौन सा एरर है? इसमें द आर्टिकल द जो है ना वो किसी नेम और सब्सटेंस के पहले नहीं होता है। एज यू नो दैट द इग्नोरेंट है, दैट इग्नोरेंट होना चाहिए, दैट इग्नोरेंट आर इजिली ड्यूब। लेकिन दैट द इग्नोरेंट नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल सेंटेंस में किसी भी सब्सटेंस के आगे द नहीं लगता है, या स्टैक नाउन के आगे द नहीं लगता है। फिर स्पॉटिंग द एरर में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस आफ्टर अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट आई ब्रॉट हिम फॉरवर्ड टू माई पॉइंट ऑफ व्यू हैज एन एरर। तो इसमें एरर है आई ब्रॉट हिम फॉरवर्ड में। क्यों गलत है? ब्रॉट हिम फॉरवर्ड नहीं होगा। ब्रॉट फॉरवर्ड का मतलब होता है किसी चीज को आगे लाना, टू मूव समथिंग टू एन अर्लियर डेट और टाइम। तो ब्रिंग राउंड होना चाहिए इसमें। ब्रॉट हिम फॉरवर्ड नहीं होता, ये डेट के लिए होता है। The ninth है, which one of the following part of the sentence don't ask him how he is, because if he start talking about his health you will never get off from him। इसमें एरर है get off from him में। क्यों? get rid of होगा। get off में डबल एफ वैसे भी नहीं होगा, सिंगल एफ वाला होगा, get rid of होगा। फिर 10th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन बी यूज एज अ सब्सटीट्यूट फॉर द फ्रेज अ नर्सरी वेयर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग पेरेंट्स आर केयर्ड फॉर व्हाइल देयर पेरेंट्स आर एट वर्क। तो वो होता है क्रैश। बाकी देख लेते हैं। स्कलर क्या होता है? स्कलर वो होता है अ पर्सन हु स्कल्स अ बोट। बोट के लिए होता है स्कलर। डॉर्मेट्री कोई रूम, कोई बड़ा सा रूम जिसमें बहुत सारे बेड लगे होते हैं, जो जनरली हॉस्टल्स में होता है। और रिफेक्ट्री क्या होता है? लार्ज रूम वे मील्स आर सर्व्ड, जहाँ पे मील दिया जाता है वो रिफेक्ट्री होता है। Which of the following word can be used as a substitute for the phrase that which cannot be taken by word? तो मतलब मैं one word substitution भी करवा दूंगी, वो जरूर देखिएगा, ये पूछा जा रहा है। तो which one of the following word can be used as a substitute for the phrase that which cannot be taken by force? तो वो होगा impregnable। क्यों? impossible मतलब होता है कि which is not able to be done, जो हो नहीं सकता है, impossible है। improbable मतलब it means not likely to be true। और impeccable मतलब मीन्स, इम्पेकेबल मीन्स विदाउट एनी मिस्टेक और फॉल्ट, जिसकी गलती ना हो, कोई फॉल्ट ना हो, वो इम्पेकेबल। और इम्प्रेग्नेबल का क्या मतलब होता है? विच कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग इन द सेंटेंस टेक अ सीट। तो टेक अ सीट के बाद क्वेश्चन टैग कौन सा होगा? वोंट यू। Which one of the following is the appropriate question tag in the sentence? Anyone can make mistake, इसका होगा can't they। can make तो can't they। Which one of the following phrasal verb may be used in the blank space in the sentence? He is fond of art and seems cut out to be an artist। तो suited का क्या होगा? cut out।
Which one of the following phrasal verb may be used in the blank space in the sentence, we were happy in the beginning but now all the troubles have क्रॉप्ड अप होता है. ऑल द ट्रबल है ना, ट्रबल हैव क्रॉप्ड अप. अपीयर्ड का मीनिंग यहाँ पे क्रॉप्ड अप से होगा. Which one of the following phrasal verb may be used in the blank space? No one knows how it all came about. Happened की जगह यहाँ पे happened का मतलब क्या होगा, यहाँ पे came about. No one knows how it all came about. Which one of the following phrasal verb may be used? I have to clear up this work before I leave tomorrow morning. तो finish यहाँ पे finish की क्या meaning हो सकती है? Clear up. Clean up नहीं, finish up नहीं, clear up this work before I leave tomorrow morning. He lived a hand to mouth. Hand to mouth होता है, hand to mouth होता है. He lived a hand to mouth existence, surviving on just a few rupees a week. हैंड टू माउथ एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है हैविंग ओनली जस्ट इनफ मनी टू लिव. तो फ्रेज या इडियम भी करवाना पड़ेगा. फिर है देयर इज नो मीनिंग टू क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क सिंस द मैटर इज ओवर. क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क मतलब नो यूज ऑफ वरिंग अबाउट. फिर सेंटेंस दिया है सर्विंग द सफरर इज टू ह्यूमन सर्विस. ह्यूमन सर्विस मतलब एक्सीलेंट वर्क, एक्सीलेंट जॉब. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हु इज द ऑथर ऑफ द वर्क द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, अ स्टडी इन द प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस. तो ये है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये बुक लिखी थी 1825 में. उसके अलावा कुछ और फेमस राइटिंग है, फेमस बुक है मूक नायक लिखी है 1920 में, बहिष्कृत भारत 1927 में, जनता 1930, अनटचेबल 1948. In the context of international affairs, which one of the following is correct about Lord Curzon? He wanted to establish a British sphere of influence over the Persian Gulf and Sistan. ये सही है. लॉर्ड कर्जन के बारे में क्या सही है? He wanted to establish a British sphere of influence over the Persian Gulf and Sistan. तो लॉर्ड कर्जन का टाइम क्या है? वाइसरॉय बने थे 1899 में. तो जो 1899 से 1903 के बीच की जो भी चीज़ें हैं वो लॉर्ड कर्जन ने की हैं. जो भी नेशनल यूनिवर्सिटी या फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन यूजीसी है, जो भी चीज़ होगी. यूजीसी तो खैर बाद में बना है, लेकिन यूनिवर्सिटीज बेसिकली. फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट असम इन ब्रिटिश इंडिया. Which one of the following is correct about Assam in British India? तो इसका है C. It was separated from Bengal in 1874 and along with Sylhet made into a chief commissioner province. तो असम इन 1874 असम डिटैच हुआ था बंगाल से, और उसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 जब टैग हुआ असम ईस्टर्न बंगाल के साथ, और फिर वहां पे ये चीज हुई है. इट वाज सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल इन 1874 एंड along with Sylhet made into chief commissioner province. फिर व्हाट वाज द पीजेंट एसोसिएशन सेट अप इन केरला इन 1930 कॉल्ड. तो उनको क्या बोलते थे? उनको बोलते थे कृषक संगम. तो 1930s में जो ये कृषक संगम था, कृषक नहीं होगा, कृषक संगम था, इस्टेब्लिश हुआ था फर्स्ट फेज ऑफ मालाबार पीजेंट मूवमेंट में, जो 1921 में मालाबार पीजेंट मूवमेंट मोपलर रेबिलियन के बाद. Why did Congress declare 9th May to be Ethiopia Day? Because Ethiopia was attacked by Italy in early 1936 and their resistance was considered freedom struggle. सबसे अच्छा जनरल स्टेटमेंट यही लग रहा है और यहाँ से बिल्कुल सही है. फिर है हु सेट अप द भारत स्त्री महामंडल विच फर्स्ट मेट अप इन इलाहाबाद इन 1910. तो इससे तीन क्वेश्चन बन सकते हैं. भारत स्त्री महामंडल कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ है? ये इलाहाबाद में हुआ है. कब स्टैब्लिश हुआ है? 1910 में हुआ है. किसने किया है? सरला देवी चौधरानी ने. क्या एम था इसका? फीमेल एजुकेशन ऑब्वियसली. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. तो बी नहीं है. मिडिल क्लास पार्टिसिपेट इन वेरी लार्ज नंबर. मैंने आपको वैसे ही बताया कि वेरी और ह्यूज और ये सब चीजें गलत होती है. मिडिल क्लास पार्टिसिपेट इन वेरी लार्ज नंबर इन द मूवमेंट. फिर है विच वन ऑफ द, अच्छा देख लेते हैं करेक्ट क्या है नॉन कोऑपरेशन में. इकोनॉमिक बाइकॉट इंटेंस था, सक्सेसफुल था, सही है. इट वाज मार्क्ड बाय अनइवन ज्योग्राफिकल स्प्रेड था, ये भी सही है. अलॉन्ग विद नॉन कोऑपरेशन अदर गांधी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट लाइक द एंटी लिक्वर कैंपेन, ये सब हो रहा था, ये भी सही है. फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पब्लिकेशन वाज स्टार्टेड बाय खान अब्दुल गफ्फार खान इन 1928.
तो 1928 दिया है, वरना खुदा खिदमतगार ये सब भी खान अब्दुल गफ्फार खान का ही है। और इन्होंने 1928 में पब्लिकेशन पख्तून स्टार्ट किया था। और खान अब्दुल गफ्फार खान रेड शर्ट मूवमेंट के लिए बहुत फेमस है। Who among the following was the founder of आर्य महिला समाज in the early 1880s? तो ये होगा पंडित रामाबाई। अर्ली 1880 में आर्य महिला समाज के फाउंडर कौन है? पंडित रामाबाई। और ये बहुत फेमस है चाइल्ड मैरिज को प्रिवेंट करने के लिए। इन्होंने ही शारदा सदन मुंबई में ओपन किया था 1889 में, ये भी पूछ सकते हैं। फिर हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट इंडियन टू गो टू अ जेल इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी एज अ जर्नलिस्ट? तो ये है कि जर्नलिस्ट की ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे, बेचारे जेल गए थे, वो है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। और इनको राष्ट्रगुरु भी बोलते हैं। और इन्होंने ही इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1896 में बनाया था। फिर which of the following were the reason for the lack of economic development in India in the 19th century? तो इसमें से कौन कौन सा रीजन है लैक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का? पहला है ऑफिशियली द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज कमिटेड टू अ पॉलिसी ऑफ लेजर फेयर, बट इट वाज एक्चुअली अ पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी इंटरवेंशन, बिल्कुल सही है। सेकंड है यूरोपियन एंटरप्रेन्योर हैड कनेक्शन टू बैंक एंड एजेंसी हाउस व्हाइल इंडियन हैड टू रिलाई ऑन किन फैमिली एंड कास्टमैन, ये भी सही है। Third, when plantation were transferred to individual capitalist ownership, native investor were deliberately ignored. ये बिल्कुल सही है तीनों चीजें, क्योंकि डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम तो था, इसी वजह से लैक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट था। तो ये रीजन वैसे भी सूट कर रहे हैं। ये 1 2 3 होगा इसका। फिर है विश सोशल रिफॉर्मर ऑटोबायोग्राफी एंटाइटल्ड लुकिंग बैक डिस्क्राइब हिज एक्सपीरियंस इन सेटिंग अप स्कूल फॉर वुमेन इन पुणे इन 1890। तो ये लुकिंग बैक जो ऑटोबायोग्राफी है ये डी के कार्वे की है, तो आंसर होगा ए डी के कार्वे। अच्छा, इन्होंने पब्लिश की थी 1936 में। और ये भी बिल्कुल सही है कि हिज एक्सपीरियंस इन सेटिंग अप स्कूल फॉर वुमेन पुणे 1890s में जो भी एक्सपीरियंस इनका हुआ था उसको इन्होंने इसमें मेंशन किया है। फिर हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? ये मैंने जीएस पॉइंटर में कई बार कराया है, जीएस पॉइंटर में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अलेक्जेंडर कनिंगम है। और कब बना था अगर पूछा जाए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो ये 1861 में बना था। Which of the following work was not contributed by the famous social reformer बेगम रुकैया? तो बेगम रुकैया ने क्या चीज नहीं लिखी है? अर्धांगी लिखी है, गृहा लिखी है, सुल्ताना स्ट्रीम लिखी है, लेकिन ये मदर इंडिया नहीं लिखी है। मदर इंडिया को लिखा था कैथरीन मेयो ने। Which one of the following is not a characteristic of मुगल क्रॉनिकल? मुगल क्रॉनिकल की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है ये देख लेते हैं। मुगल क्रॉनिकल प्रेजेंट अ कंटिन्यूअस क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट। नाम से ही क्रोनिकल तो क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड होगा, ये बिल्कुल ठीक है। दे वर अ रिपोजिटरी रिकॉर्ड, मतलब रिपोजिटरी ऑफ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, ये भी सही है। दे अलाउ अस टू अंडरस्टैंड हाउ इंपीरियल आइडियोलॉजी वर क्रिएटेड एंड डिसिमिनेटेड, बिल्कुल रिकॉर्ड होगा तो उससे हमें समझ में आएगा। और फिर दे कंटेन ब्रीफ बायोग्राफीज ऑफ द ऑथर ऑफ द क्रॉनिकल, तो ये गलत है, ये बहुत एक्सट्रीम हो गया। ये कोटियस के लिए तो था लेकिन ऑथर ऑफ द क्रॉनिकल नहीं। फिर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के बारे में क्या चीज गलत है पहले देखते हैं। अच्छा, पहले देख लेते हैं गलत क्या है। ओसीआई इज एट पार विद एनआरआई इन ऑल मैटर, ऑल मैटर में नहीं होता। अब देखते हैं क्या क्या सही है। ओसीआई इज अ सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री, हाँ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया बोलते हैं। ओसीआई पोजेस मल्टीपल एंट्री एंड लॉन्ग टर्म वीजा फॉर विजिटिंग इंडिया, हाँ। और फिर ओसीआई इज नॉट एंटाइटल्ड टू द फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये भी सही है। आर्टिकल 16 का उनके पास राइट नहीं होता। तो यही गलत है कि उनके पास एनआरआई वाली पूरी राइट होती है, नहीं। Which one of the following is not a feature of Aadhaar targeted delivery of financial and other subsidies benefit and service act? तो इसके बारे में क्या चीज फीचर नहीं है। ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया इंटाइटल्ड फॉर एनरोलमेंट अंडर दिस एक्ट, गलत। आधार वैसे भी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बताता ही नहीं है, आधार तो आइडेंटिटी कार्ड है, तो यही गलत है। बाकी सब सही है आधार टारगेटेड डिलीवरी के लिए। फिर है फोर्स लेबर और बेगर इज अ वायलेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो ये फोर्स लेबर या बेगर सिस्टम किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 23 में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। आर्टिकल 16 पूछ सकते हैं, वो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होता है। आर्टिकल 17 होता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। और आर्टिकल 19 होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन।
फिर विशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में क्या क्या सही है पहले ये देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कंपोज्ड ऑफ मेंबर हु हैड बीन इलेक्टेड इनडायरेक्टली, इलेक्ट होते थे। कौन करता था? बाय द मेंबर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। फर्स्ट सीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। सीट जो थी वो डिस्ट्रीब्यूटेड थी थ्री मेन कम्युनिटीज में, मुस्लिम, सिख एंड जनरल, इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। फिर है मेथड ऑफ सिलेक्शन इन द केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन स्टेट वाज टू बी डिटरमाइंड बाय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यही स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अच्छा, ये 9 दिसंबर 1946 और टेम्पररी प्रेसिडेंट भी पूछ सकते हैं, तो वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। फिर है विच वन ऑफ द, अच्छा ये क्वेश्चन रह गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो इसमें से नेशनल कमीशन वो फॉर विमेन जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो कि नेशनल कमीशन फॉर विमेन एक्ट 1990 से जनवरी 1992 में बनी थी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 में आता है, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में आता है, ये सब तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फिर विशन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मतलब मोनोपोली है आपके पास, वैसे प्रोडक्ट और जगह है ही नहीं, तो इसका सी होगा, प्रोडक्ट इन द मार्केट इज होमोजेनस। ये गलत है, क्योंकि प्रोडक्ट इन द मार्केट हेट्रोजेनस होगा तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होगा। बाकी स्टेटमेंट देखते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर इन द मार्केट होगा, सही है। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट कॉन्स्टिट्यूट द मार्केट, ये भी सही है। एंड सेलिंग कॉस्ट आर यूज फॉर सेल प्रमोशन, ये भी सही है। फिर सोशल कॉस्ट इज हायर देन इकोनॉमिक कॉस्ट बिकॉज। क्यों सोशल कॉस्ट हायर होती है इकोनॉमिक कॉस्ट से? पहले तो सोशल कॉस्ट समझिए। सोशल कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट टू सोसाइटी, उसमें प्राइवेट कॉस्ट या फिर कोई भी एक्सटर्नल कॉस्ट आ सकती है। लेकिन इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ लॉस ऑफ एनी गुड दैट हैव अ वैल्यू अटैच टू इट। तो स्पेशल कॉस्ट हमेशा हायर होती है इकोनॉमिक कॉस्ट से, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें आती हैं। क्यों? बिकॉज कॉस्ट बाय स्टैंडर्ड इज पॉजिटिव। The cess on coal at 100 per ton is a type of, तो cess on coal of 100 per ton is a type of carbon tax। कार्बन टैक्स क्या होता है? जो फॉसिल फ्यूल लोग जनरेट करते हैं, क्लाइमेट पे डैमेज कर रहे हैं, उनके लिए जो टैक्स लगता है वो कार्बन टैक्स होता है। और ये सेस ऑन कोल एट 100 पर टन किसका टाइप होगा? कार्बन टैक्स का होगा। कोर इन्फ्लेशन इज डिफरेंट फ्रॉम हेडलाइन इन्फ्लेशन बिकॉज द फॉर्मर। तो कोर इन्फ्लेशन में वॉलेटाइल नेचर के आर्टिकल्स नहीं होते हैं और हेडलाइन में इंक्लूडेड होते हैं, because it ignores article of volatile nature in the price index। फिर है, who among the following is the author of the book choice of technique। तो ये लिखी है ए के सेन ने। किसने लिखी है? ए के सेन। ए के सेन कौन? अमर्त्य कुमार सेन। फिर है, vision of the following bodies have formulated the national student startup policy which was launched by president of India in November 2016। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसका यूजीसी होगा। फिर who among the following was the chairman of working group for determining the methodology for construction of PPI in India। तो ये है BN गोल्डर। Which one of the following scheme is aimed at all-round development of adolescent girl in the age group of 11 to 18 years and making them self-reliant। तो ये थी राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल, जिसको सबला स्कीम बोलते हैं, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। फिर पेसा एक्ट 1996 परमिट करता है सेल्फ गवर्नेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बाय ग्राम सभा। 50 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ WTO। विच वन ऑफ द फॉरेन कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ WTO। तो इसका होना चाहिए ईरान। WTO कब बना था? WTO कब बना था इसको कमेंट में करिए। और ईरान का जो था ना, ऑब्जर्वर स्टेटस मिला था सिंस 2005। स्टैंड अप एंटरप्राइज कैन बी स्टैब्लिश इन। तो स्टैंड अप एंटरप्राइज कहाँ कहाँ स्टैब्लिश हो सकते हैं? फार्मिंग सेक्टर में स्टैंड अप का कोई मतलब नहीं है, एग्रीकल्चर से कोई रिलेटेड नहीं होता। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, सर्विस सेक्टर होता है और ट्रेडिंग सेक्टर होता है। इसका आंसर होना चाहिए 2, 3, 4। Who among the following were conferred with राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फॉर द ईयर 2016। तो आप देखिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पे भी क्वेश्चन आया है। इस तरह के करंट अफेयर कंप्लीट करिए और मेरे करंट अफेयर को भी देख सकते हैं आप। इसरो इन अगस्त 2016 वाला क्वेश्चन था, तो इसका आंसर इट कैन इफेक्टिवली ऑपरेट बोथ इन सबसोनिक सुपरसोनिक, इस तरह से दिया हुआ था। लेकिन इसरो वाला क्वेश्चन आएगा नहीं। करंट अफेयर को फॉलो जरूर करिए इस तरह के। फिर स्टार्टअप हब आर एग्रीड टू बी सेट अप इन। स्टार्टअप हब कहाँ होंगे? ट्रिपल आईटी में होंगे, IISER में होंगे, NIT में होंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एक बहुत अलग हो गया कॉन्सेप्ट। इसका 1, 2, 3 होना चाहिए वैसे, लेकिन करंट का क्वेश्चन है। फिर स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम इनविसेज ईच बैंक ब्रांच टू गिव लोन बिटवीन 10 लाख टू 100 लाख। तो टू एटलीस्ट 1 SC ST बोरोअर होना चाहिए।
टू एटलीस्ट वन विमेन होना चाहिए, लेकिन टू एटलीस्ट वन रूरल अनएम्प्लॉयड यूथ बोरोअर बहुत एक्सट्रीम हो गया, इसका 1 और 2 होगा। In case of gold, revenue is recognized in the accounting period in which the gold is, तो in which the gold is mined होता है। As per the traditional approach, the expense to be matched with revenue is based on, तो वो होगा original cost। As per the as per the traditional approach, the expenses to be matched with revenue is based on, तो ट्रेडिशनल अप्रोच है तो ये ओरिजिनल कॉस्ट में आएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर द एग्जाम्पल ऑफ, तो ये है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन डे टू डे कंडक्ट ऑफ बिजनेस। अच्छा, इसमें कौन कौन से दिए हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया है कि तो कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म के लिए होता है, कैपिटल गेन भी लॉन्ग टर्म के लिए है, और डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट एग्जांपल इसीलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का होगा। फिर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकाउंटिंग द टर्म आईएफआरएस स्टैंड फॉर, तो ये होगा इंटरनेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ये न्यूमेरिकल आ गया इसका। इसमें टोटल इंश्योरेबल सम जो है वो निकालना है, और टोटल इंश्योरेबल सम इक्वल टू इंश्योरेबल सम प्लस स्पेशल सर्कमस्टांसेस क्लॉज होता है। इंश्योरेबल सम का फॉर्मूला होता है टर्न ओवर इंटू एग्रीड जीपी अपॉन 100, उस फॉर्मूले से निकलेगा। फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है नॉमिनल अकाउंट में। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि द अकाउंट कनेक्टेड विद लॉसेस, एक्सपेंडिचर, इनकम और गेन, तीनों चीजें नॉमिनल अकाउंट में आती है, लॉसेस, एक्सपेंडिचर, इनकम और गेन। सो इट इज यूज्ड टू कीप ट्रैक ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओवर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम। सॉरी फ्रेंड, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था यहाँ पे, तो फिर मैंने स्टॉप कर दिया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे, लेगेसीज क्या होती हैं? तो लेगेसीज होती है कोई भी मनी या प्रॉपर्टी विच इज रिसीव एज पर द विल ऑफ अ डिसीज पर्सन। तो इसमें लेगेसीज आर जनरली कैपिटलाइज एंड टेकन टू बैलेंस शीट होगा। फिर क्वेश्चन है कि एबनॉर्मल लॉस ऑन कंसाइनमेंट इज क्रेडिटेड टू, तो देखिए ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसमें आप देखिए कंसाइनमेंट एबनॉर्मल लॉस है, तो ये कंसाइनमेंट अकाउंट में ही तो होगा ना, तो ये 64 का सी है। व्हेन गुड्स आर परचेज फॉर द जॉइंट वेंचर द अमाउंट इज डेबिटेड टू, सेम प्रोसीजर कि जब क्वेश्चन में वो वर्ड होता है तो आप ऑप्शन में देखिए जॉइंट वेंचर अकाउंट। Consider the following information: rate of gross profit 25% on cost of goods sold, sale 20। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें देखिए सेल दी है और सीपी दिया है, सीपी निकालना है, सेल दी है और प्रॉफिट दिया है, तो सीपी इज इक्वल टू सेल इंटू 100 अपॉन प्रॉफिट। फिर है ब्रांच अकाउंट अंडर डेटर सिस्टम इज, तो ब्रांच अकाउंट अंडर डेटर सिस्टम इज टर्म्ड एज नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं उसे, रियल अकाउंट नहीं बोलते, पर्सनल नहीं बोलते, नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर शुड बी अपॉर्शनड ओवर डिफरेंट डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू, तो इसमें क्या करते हैं, अगर हमें कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर निकालनी होती है तो उसमें हॉर्स पावर को मल्टीप्लाई करते हैं मशीन आवर से। Under which schedule of the Companies Act 2013 the format of financial statement are prescribed, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है शेड्यूल 3 में कंपनीज एक्ट 2013 के। In the absence of any provision in the partnership agreement, profit and losses are shared by the partner, तो अगर इन्होंने बोला अगर कोई प्रोविजन ना हो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में तो प्रॉफिट और लॉस शेयर होता है इक्वली। अब है वर्क्स कमिटी, सेफ्टी कमिटी, कैंटीन मैनेजमेंट कमिटी। देखिए ये चारों ऑप्शन आप एनालाइज करिए और फिर देखिए कौन सा सबसे बेस्ट है। देखिए वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट में वर्क भी आ रहा है, मैनेजमेंट भी आ रहा है, ये ऑप्शन सबसे सेफ है। बाकी वर्कर्स एजुकेशन स्कीम, वर्कर कोऑपरेटिव, वर्कर सजेशन स्कीम, इसमें कहीं से कहीं तक मैनेजमेंट की बात नहीं की। अब वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ये कौन से आर्टिकल में है, जरा ये आप लिख के बताइए। 72 which one of the following is not part of aim and purpose of ILO as per Philadelphia Declaration, तो फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन में लेबर की बात की गई थी।
तो लेबर इज नॉट अ कमोडिटी होगा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ऑफ एसोसिएशन आर इसेंशियल टू सस्टेन प्रोग्रेस, ये भी सही है। पॉवर्टी एनीवेयर कॉन्स्टिट्यूट डेंजर टू प्रोस्पेरिटी एंड एवरीवेयर, ये भी सही है। ये तीनों स्टेटमेंट सही है। नॉट पार्ट बोला है। अब इस स्टेटमेंट को देखिए, द वॉर अगेंस्ट वांट रिक्वायर्ड टू बी कैरीड ऑन विद अनरिलेंटिंग vigor within each nation and is solely the responsibility of the government। तो ये solely बोल दिया, कहीं पे भी solely और इस तरह से आए तो वो गलत होता है। और वैसे भी solely रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, हर कोई रिस्पॉन्सिबल होता है। अब क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन फ्रॉम द फाइव फंक्शनल टाइप ऑफ यूनियनिज्म आइडेंटिफाइड बाय रॉबर्ट हुक्सी। तो रॉबर्ट हुक्सी ने फाइव यूनियनिज्म का फंक्शनल टाइप दिए थे। आपको फाइव पता होने चाहिए। बिजनेस यूनियनिज्म था, प्रेडेटरी भी था, रिवोल्यूशनरी भी था, इवोल्यूशनरी नहीं था। और ये जो रॉबर्ट हुक्सी थे, ये शिकागो के थे। बिजनेस बताया है मैंने। फ्रेंडली और अपलिफ्ट यूनियनिज्म भी होता है, रिवोल्यूशनरी यूनियनिज्म होता है, प्रीडेटरी होता है, और एक और होता है वो डिपेंडेंट यूनियनिज्म है, ना कि इवोल्यूशनरी। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसेस इन विच रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कमैन एंड एम्प्लॉय इन्वॉल्व इन एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट आर ब्रॉट टुगेदर बिफोर अ थर्ड पर्सन हु फैसिलिटेट थ्रू मेडिएशन टू रीच अ म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री एग्रीमेंट। जिसमें म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री एग्रीमेंट लाया जाता है तो वो कंसीलिएशन होता है। एडजुडिकेशन में कोई जज इन्वॉल्व होगा। और थर्ड पार्टी की बात कर रहे हैं जो कि डिस्प्यूट सॉल्व करने में हेल्प करता है, मीडिएशन में हेल्प करता है, तो वो कंसिलिएशन में आता है। ये मैंने इंडस्ट्रियल रिलेशन का अलग से पीवाईक्यू कराया, उसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया है। 75 क्वेश्चन रिलेटिंग टू द एप्लीकेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाइड अंडर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 मे बी रिफर्ड टू। तो ये होता है लेबर कोड। 76 a union whose membership may cover worker employed in many industries employment and craft। देखिए क्वेश्चन समझिए। मैनी इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट और क्राफ्ट तीनों चीजें जिसमें आए वो जनरल यूनियन है। क्योंकि इंडस्ट्रियल यूनियन में सिर्फ इंडस्ट्री आएगी, क्राफ्ट यूनियन सबसे छोटा होता है, इसमें सिर्फ क्राफ्ट आएगी। रीजन कम इंडस्ट्री में रीजन बेस्ड आता है, जिसमें सब कुछ आए वो जनरल यूनियन होगा। फिर है which one of the following perspective of industrial relation is based on the assumption that both the parties strive and have opportunity to exercise economic as well as political power। तो इसमें देखिए यूनिटरी जो होता है वो सिंगल होता है। यूनिटरी में क्या होता है, सिंगल पर्सपेक्टिव होगा। और प्लूरलिस्टिक पर्सपेक्टिव ही ये होता है जिसके डाइवर्स ऑब्जेक्टिव हो, डाइवर्स इंटरेस्ट हो और बहुत सारी पावर हो, मोर देन वन पावर हो, तो प्लूरलिस्टिक पर्सपेक्टिव होगा। और रेडिकल जो होता है वो उसे मार्क्सिस्ट भी बोलते हैं, और एक ट्रस्टीशिप पर्सपेक्टिव होता है। वैसे ट्रस्टीशिप मैंने पढ़ा नहीं है कहीं पे, क्योंकि यही तीन होते हैं, प्लूरिस्टिक, यूनिटरी और रेडिकल। फिर है प्रोविजन ऑफ वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ये आर्टिकल 43 ए में दिया गया है। और आर्टिकल 43 बी जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का है, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। और अगर आर्टिकल 39 ए बोले तो 39 ए में है फ्री लीगल एड टू द पुअर एंड वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। और आर्टिकल 42 जो है एंश्योर करता है ह्यूमेन वर्क कंडीशन और प्रोवाइड फॉर मैटरनिटी रिलीफ। तो इस तरह से दे सकते हैं मैटरनिटी रिलीफ के लिए कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 42 है। या फ्री लीगल एड के लिए कौन सा आर्टिकल है, वो आर्टिकल 39 ए है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेड यूनियन सिक्योरिटी मेजर। देखिए ट्रेड यूनियन सिक्योरिटी मेजर तीन तरह के होते हैं। एक होता है क्लोज शॉप सिस्टम, एक होता है एजेंसी शॉप सिस्टम, एक होता है यूनियन शॉप सिस्टम, जो कि यूनियन ट्रेड की बात करता है। ओपन शॉप सिस्टम नहीं होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैट्यूटरी मशीनरी फंक्शनिंग एट द सेंट्रल लेवल। देखिए सेंट्रल लेवल पे मशीनरी बोल रहे हैं, स्टैट्यूटरी मतलब जो एक्ट से बना हो। और इसमें एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट से बना है 1948 का। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द सिटीजन कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर। सिटीजन कॉन्सेप्ट मतलब डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं इसको। और सिटीजन कॉन्सेप्ट मतलब है कि लेबर के पास सारी राइट होनी चाहिए, लेबर का अपना व्यू होना चाहिए, उसको सब चीजों से कंसिडर करना चाहिए। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द सिटीजन कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर। लेबर हैज राइट टू बी कंसल्टेड इन रिगार्ड टू द टर्म एंड कंडीशन अंडर विच दे आर सपोज टू वर्क। 82 क्वेश्चन है who among the following can be appointed as the chairman of central advisory board constituted by central government under the minimum wages act। तो इसमें आंसर होगा वन ऑफ द इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ द बोर्ड। तो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 का है। इसमें है कि एनी इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ द बोर्ड कैन बी अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन। कोई भी इंडिपेंडेंट मेंबर जो है वो चेयरमैन बन सकता है।
फिर 83 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट अंडर 7 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखिए ये है ना, रेगुलेशन ऑफ लेबर सेफ्टी माइन, ये आपकी यूनियन लिस्ट में है। रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्ट, ये भी आपकी सेंट्रल लिस्ट में, मतलब यूनियन लिस्ट में है। लेकिन रिलीफ ऑफ द डिसेबल्ड और अनएम्प्लॉयबल, ये ऑप्शन एंट्री 9 स्टेट लिस्ट की अंडर 7 शेड्यूल है। The assumption that man is selfish and self-centered and always tries to achieve his own end even at the cost of other, ये किस थ्योरी को एक्सप्लेन करता है? ये है पुलिस थ्योरी। पुलिस थ्योरी ये है कि मैन बहुत सेल्फ सेंटर्ड होता है, इसलिए उसमें कुछ पनिशमेंट और इस तरह की करनी चाहिए कि फेयर से वो लोगों की वेज दे, कोई भी एम्प्लॉयर इस तरह का डर हो, इसलिए उसकी पुलिस थ्योरी में आता है। रिलीजियस थ्योरी में एटोनमेंट और इन्वेस्टमेंट आता है, प्रायश्चित करना आता है। फिलेंथ्रोपिक थ्योरी होती है लव ऑफ द मैन काइंड। तो ये सब मैंने बहुत अच्छे से इंडस्ट्रियल रिलेशन में कराया है, वो एक बार देख लीजिएगा, वो पीवाईक्यू भी देखिएगा। डॉक्टर एक्वर्ड सॉरी एक्रॉइड्स फार्मूला इज एसोसिएटेड विद डिटर्मिनेशन ऑफ। तो ये मिनिमम वेज का फॉर्मूला दिया था, डॉक्टर एक्रॉइड फार्मूला इज एसोसिएटेड विद द डिटर्मिनेशन ऑफ मिनिमम वेज। और ये डॉक्टर एक्रॉइड पता है कौन थी? न्यूट्रिशनल न्यूट्रिशनिस्ट थे और फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ न्यूट्रिशन और एफएओ के से रिलेटेड थे। फिर है एवरीवन एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी हैज अ राइट टू सोशल सिक्योरिटी। एक चीज देखिएगा, इन्होंने एवरीवन बोला है, मतलब यूनिवर्सल। एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी उसके पास राइट है सोशल सिक्योरिटी की, और एंटाइटल टू रियलाइजेशन थ्रू नेशनल एफर्ट, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन, रिसोर्सेज ऑफ ईच स्टेट ऑफ इकोनॉमिक सोशल कल्चरल राइट, हर तरह की राइट। अब यहाँ पे आपको किसी स्टेटमेंट में राइट दिख रहा है? नहीं है। किसी में यूनिवर्सल दिख रहा है? एवरी था, एवरी सिटीजन के लिए था। तो इसका आंसर होगा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। गेस भी कर सकते हैं। फिर फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया मेडिकल बेनिफिट एज अ नॉन कैश बेनिफिट वाज प्रोवाइडेड अंडर। तो देखिए इसमें से सबसे ब्रॉड कौन सा है? एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 सबसे ब्रॉड है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ए ही है कि इसमें मेडिकल बेनिफिट एज अ नॉन कैश बेनिफिट वाज प्रोवाइडेड अंडर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। अच्छा, एक्ट्स की याद कर सकते हैं। फैक्ट्री एक्ट 1948 में आया, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में आया, और माइस एक्ट 1952 में आया। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेट ऑफ कंटिजेंसीज आइडेंटिफाई बाय विलियम बेवरेज इन हिज कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो विलियम बेवरेज ने वांट, डिजीज, इग्नोरेंस, स्क्वेलर और आइडलनेस बताया था सोशल सिक्योरिटी स्कीम में, ठीक है। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर अटल पेंशन योजना। देखिए अटल पेंशन योजना 2015 में प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च की थी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, और इसमें मिनिमम एलिजिबल एज जो थी वो 18 ईयर्स थी और मैक्सिमम 40 ईयर्स थी, ठीक है। और एनरोल्ड पर्सन जो थे वो पेंशन उनको मिलेगी आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60। तो इसमें से बोला नॉट करेक्ट, तो इट इज एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं थी, 18 टू 40 ईयर्स के बीच वाले सिटीजन के लिए थी ये। Where which of the following is the amount of annual premium of Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana of for accident and disability cover up to 2 lakh। तो ये है ₹12। प्रीमियम कितना था? ₹12 का। अच्छा ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है गलत है, क्योंकि 12 का प्रीमियम नहीं था, इसमें ₹20 का प्रीमियम था। एक बार चेक करके आप लोग प्लीज कमेंट करिए जो सही हो, क्योंकि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 18 टू 70 ईयर्स ऑफ एज थी और ₹20 का प्रीमियम था। अब ये दो दो स्टेटमेंट है 91 क्वेश्चन नंबर पे। द फोर्स ऑन मून ड्यू टू अर्थ इज द एक्शन while force on earth due to moon is the reaction। स्टेटमेंट है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ये। 92 it is a common observation that if we place a glass of ice water on a table at room temperature ice water warmer हो जाएगा। इन्होंने बोला है, ये ऑब्जर्व किया गया है कि ठंडे पानी को आप रूम टेम्परेचर में बाहर रख दे तो वो पानी गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हीट इज एनर्जी that flow between a system and its environment because of temperature difference between them। हाँ हीट वही फ्लो करती है यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस होता है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट डायमैग्नेटिक एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो आयरन जो है वो डायमैग्नेटिक नहीं है, पैरामैग्नेटिक होता है। डायमैग्नेटिक क्या होते हैं? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज व्हिच हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर।
तो अमोनिया की सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होती है वाटर में, क्योंकि अमोनिया में ना हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है अमोनिया और वाटर के बीच में। फिर ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, तो उसमें क्लोरीन होगा, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें क्लोरीन होता है। फिर है विच व्हाट इज द कॉजल एजेंट ऑफ चिकनगुनिया? चिकनगुनिया डेंगू ये सब वायरस से होते हैं, और एडिस इजिप्टी मॉस्किटो इसको स्प्रेड करता है। फिर बायो रेमेडिएशन टेक्नोलॉजी के बारे में है। ये हैवी मेटल पोल्यूशन के लिए यूज कर की जाती है, उसको कंट्रोल करने के लिए। तो बायो रेमेडिएशन में रिमूव किए जाते हैं पोल्यूटेंट किसी भी पोल्यूटेड एरिया में विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर है ब्यूटी ऑफ सम हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय द ग्रोथ ऑफ लाइकेन होता है वैसे, कि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट में देखा जाता है वहाँ पे बहुत सारे लाइकेन हो जाते हैं, और लाइकेन हमेशा वहाँ पे ग्रो करते हैं जहाँ पे पोल्यूशन सबसे ज्यादा कम होता है। और लाइकेन क्या होता है? फंगस और एल्गी का सिम्बायोटिक एसोसिएशन। Which one of the following has the characteristic of both an animal as well as plant? तो यूग्लेना के अंदर कैरेक्टरिस्टिक होती है बोथ एनिमल और प्लांट की। In order to save the stored food grain from insect, farmer usually mix with them. फार्मर नीम लीव्स यूज करते हैं स्टोर करने के लिए। नीम लीव्स जो है बहुत एक्सीलेंट डिटेंट होता है फ्लावर बीटल के लिए, पोटैटो मॉथ के लिए, इन सब के लिए। सीडी रोम क्या है? एक सेकेंडरी मेमोरी है। सीडी को क्या बोलेंगे? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, एक डिजिटल स्टोरेज सिस्टम है। वैप स्टैंड फॉर, वो होता है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी क्या अलाउ करती है? वो अलाउ करती है वायरलेस कनेक्शन बिटवीन वेरियस डिवाइस इक्विपमेंट ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर? तो स्कैन टेक्स्ट जो होता है स्कैनर का काम है एक्सेप्ट करना, प्रोसेस डेटा, स्टोर डेटा, एक्सेप्ट इनपुट, ये सब जो है कंप्यूटर का काम है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डवेयर? हार्डवेयर में से कौन सा है? तो कंट्रोल यूनिट जो है वो हार्डवेयर है। अच्छा, हार्डवेयर में कौन-कौन आते हैं? कंट्रोल यूनिट भी आता है, मॉनिटर भी आता है, कीबोर्ड भी आता है, प्रिंटर भी आता है। फिर है टू व्हीकल व्हिच आर 100 किलोमीटर अपार्ट आर रनिंग टुवर्ड ईच अदर इन अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो उसकी स्पीड ना ऐड होगी। स्पीड दी है इन्होंने 45 किलोमीटर पर आवर और 80 किलोमीटर पर आवर, मतलब 45 प्लस 80 टोटल स्पीड 125 हो जाएगी। डिस्टेंस 100 दिया है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, तो 100 इज इक्वल टू 125 इंटू टाइम हो जाएगा। तो टाइम इज इक्वल टू 100 अपॉन 125 हो जाएगा। आवर्स में होगा तो मिनट के लिए मल्टीप्लाई कर दो 60 से। फिर 107 में है प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 20%। तो प्राइस ऑफ आर्टिकल इंक्रीज हुआ है 20%, और इसमें रेट ऑफ टैक्स ऑन इंक्रीमेंट दिया है 5% का। तो रेट ऑफ टैक्स कितना होगा? 20 इंटू 5 करो डिवाइडेड बाय 100, तो 1% होगा। फिर इन्होंने बोला है इफ द आर्टिकल कॉस्ट दिस देन व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर द इंक्रीज इन प्राइस? तो पहले अगर प्राइस इंक्रीज x% से हुआ है तो इंक्रीज प्राइस इज इक्वल टू एक्चुअल प्राइस इनटू 100 प्लस x बाय 100 से ये बहुत आराम से निकल आएगा, क्योंकि टोटल 1% का हुआ है। फिर क्रिकेट बैट के बारे में क्वेश्चन है, 20% डिस्काउंट है तो एस पी इज इक्वल टू सी पी इंटू डिस्काउंट से ये निकाला जा सकता है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू डिस्काउंट। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू द स्टेटमेंट इन टी प्रोड्यूसिंग प्लेसेस आर ईदर इन असम और इन बंगाल? तो ईदर बोला है ना, तो आधा है इसमें सर्किल इस साइड है और आधा इस साइड, डी होगा। फिर सपोज द रिमाइंडर, ये रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है। ये इन्होंने बोला सपोज द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हाइल डिवाइडिंग x बाय 61 इज 2। मतलब अगर आप सपोज कर लें कि x की जगह 2 नंबर है तो 2 बाय 61 इक्वल टू 2 आना चाहिए। फिर व्हाट इज द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हाइल डिवाइडिंग x की पावर 7 बाय 61? तो 2 की पावर 7 बाय 61 हो जाएगा 128 बाय 61, तो रिमाइंडर होगा 6। फिर अब व्हाट इज द मैक्सिमल नंबर of a spherical ball of radius 1 centimeter each that can be placed inside a cubical box of height 10 centimeter? तो साइड क्यूबिकल बॉक्स की 10 दी है, रेडियस 1 दिया है, डायमीटर होगा डबल कर दो रेडियस का 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर क्यूबिकल बॉक्स में 10 सेंटीमीटर है तो बॉल कितनी आएंगी? 10 बाय 2 करो 5 आएंगी। तो 5 जब आएंगी तो क्यूब है तो एक साइड 5 होगी, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 125 आ जाएगी। फिर इन अ सिटी 80% पॉपुलेशन ईट राइस एंड 90% ऑफ राइस ईटर। तो पहले 100 लो, 100 में से 80 राइस ईटर हो गए, 20 नॉन राइस ईटर हो गए। फिर बोल रहे हैं कि वो 90% ऑफ द राइस ईटर, मतलब जो 80 राइस ईटर थे उनका 90% मतलब 72, 72 हो गए। वो 72 जो है वो नॉन वेजिटेरियन है।
तो इन्होंने बोला कितने वेजिटेरियन होंगे, तो 80 में से अगर 72 नॉन वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन होगा 8। फिर से बता देती हूँ, 80% पॉपुलेशन ईट राइस, तो 100 में से 80% राइस ईटर है और 20 नॉन राइस ईटर है। फिर बोला इन्होंने कि जो 90% राइस ईटर है वो नॉन वेजिटेरियन है, मतलब जो 80 में से 90% है, 80 का 90% हुआ 72, वो नॉन वेजिटेरियन है। तो वेजिटेरियन कितना होगा, 80 में से 72 अगर नॉन वेजिटेरियन है तो 8 जो है वेजिटेरियन होगा। फिर ऐसे ही टू व्हीकल इनका क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आप लोग कर लीजिएगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम से ही है। फिर प्राइस ऑफ बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक दिया हुआ है, तो प्राइस वाले भी क्वेश्चन आ जाएंगे। इससे पता चल रहा है स्पीड, डिस्टेंस, टाइम और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस वाला करना ही है। फिर रेडियस एंड मेंसुरेशन जरूर करना है कि इफ द रेडियस ऑफ न्यू स्फेरिकल कंटेनर इज डबल द रेडियस ऑफ ओल्ड स्फेरिकल कंटेनर। देखो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो अगर रेडियस डबल कर देंगे तो आर क्यूब करोगे तो 8:1 हो जाएगा। फिर a container is filled with 300 liter of hydrogen gas and and first day it loses 100 liter of hydrogen gas। अगर फर्स्ट डे 100 लीटर कर रहा है एंड एवरी डे इट लूजेस 1/3, तो पहले दिन 100, दूसरे दिन 100/3, तो 33.33 हो गया। तीसरे दिन 100/9 हो जाएगा क्योंकि हर दिन 1/3 कर रहा है, तो 11.11 हो जाएगा। इन तीनों को ऐड करके बहुत आराम से आ जाएगा। फिर है एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्किल विच कंटेन ए स्क्वायर ऑफ एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इनसाइड इज। तो इन्होंने बोला है कि एरिया स्मॉलेस्ट सर्किल का जो कि स्क्वायर के नहीं, सर्किल के अंदर स्क्वायर है और उसका एरिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो स्मॉलेस्ट सर्किल का एरिया कितना होगा। एरिया ऑफ स्क्वायर दिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसका जो साइड होगा वो मतलब देखो स्क्वायर का एरिया दिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 सेंटीमीटर की साइड होंगी, तो डायगोनल जो होगा वो 2√2 का हो जाएगा। तो रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस हो जाएगा डायगोनल का 2√2/2। अब बहुत स्पीड से आगे क्वेश्चंस करते हैं। तो एरिया ऑफ सर्किल निकाल लेना पाई आर स्क्वायर से। नेक्स्ट पेपर है ये, वो करते हैं। ये 2012 का पेपर है। अब इसके मैथ्स वाला क्वेश्चन छोड़ देते हैं और मैं इसका जीएस जल्दी जल्दी करा देती हूँ। नाइन्थ है बायोम लार्जेस्ट रिकॉग्नाइजेबल असेंबलीज ऑफ एनिमल और प्लांट। बायोम लार्जेस्ट होता है, याद रखो, असेंबलीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट ऑन अर्थ इज कंट्रोल्ड मेनली बाय। तो ये कंट्रोल मेनली बाय, इसका सॉइल नहीं होना चाहिए, इसका क्लाइमेट होना चाहिए, लेकिन यूपीएससी ने इसका आंसर सॉइल दिया था। फिर डिस्पाइट हैविंग ह्यूज कोल रिजर्व इन आवर कंट्री व्हाई डू वी इंपोर्ट मिलियन ऑफ टन ऑफ कोल। तो क्यों हम मिलियन ऑफ टन ऑफ कोल इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थर्मल प्लांट इन आर कंट्री आर कोल बेस्ड एंड दे आर अनेबल टू गेट सफिशिएंट कोल सप्लाई, ये सही है। और स्टील प्लांट रिक्वायर लार्ज क्वांटिटी ऑफ कुकिंग कोल विच वी डू नॉट हैव, सो कुकिंग कोल इज टू बी इंपोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्री, ये भी सही है। लेकिन ये इट इज पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सेव इट्स ओन कोल रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज एंड इम्पोर्ट, क्या ये वेग स्टेटमेंट है बिल्कुल। फिर फॉर कैलकुलेटिंग बीएमआई, वेट ऑफ द पर्सन इज डिवाइडेड बाय, तो बीएमआई कैलकुलेट करने के लिए वेट ऑफ द पर्सन को डिवाइड करते हैं स्क्वायर ऑफ द हाइट से। स्टेटमेंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, स्टेटमेंट दिया है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन इज करेंटली मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सटर्नल मार्केट फोर्स देन द पावर प्ले बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है ना वो मार्केट से बहुत इन्फ्लुएंस्ड होता है एक्सटर्नल से, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से ऐसा होता है। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एवरी स्टेट इन इंडिया हैज अ हाई कोर्ट इन स्टेट, बिल्कुल गलत है ये, हर स्टेट में हाई कोर्ट नहीं है। आर्टिकल 215 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि देयर शैल बी हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट बट इट इज नॉट मैंडेटरी दैट हाई कोर्ट इज सिचुएटेड विद इन द टेरिटरी ऑफ स्टेट। तो ये स्टेटमेंट गलत है। और सेकंड, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ईच स्टेट इज प्रोवाइडेड टू हैव अ हाई कोर्ट, ये बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1 दिया है कि डीपीएसपी enshrined in the constitution aim at providing the social and economic base of a genuine democracy, ये बिल्कुल सही है। और सेकंड है कि डीपीएसपी आर merely डायरेक्टिव which the government has to keep in mind while framing policy and is not enforceable through court, ये भी सही है लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है in order to produce electric power from a geothermal reservoir temperature above 180 degree is required, ये बिल्कुल ठीक है। और क्यों, because to drive steam turbine high temperature steam is used।
फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ इंडस्ट्रीज वर अमंग द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो कॉटन पहले, फिर जूट और फिर कोल माइन। तो कॉटन जो था वो 1854 में फर्स्ट कॉटन मिल बनी थी, और फर्स्ट जूट मिल बनी थी 1855 में, और रानीगंज जो है वो फर्स्ट कोल फील्ड है। तो माइनिंग स्टार्ट हुई थी 1774 में। तो इसका होगा कॉटन जूट एंड कोल माइन। फिर है कि रीजनल प्रोजेक्ट बाय द नेम कासा 1000, सेंट्रल एशिया साउथ एशिया 1000 बोल सकते हैं इसको, फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक। ये किससे रिलेटेड था? ये इलेक्ट्रिसिटी का था। एंडेवर ऑफ जननी सुरक्षा योजना प्रोग्राम क्या हो सकता है इसमें? जननी सुरक्षा योजना है तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को प्रमोट करेगा, बिल्कुल सही है। मॉनेटरी असिस्टेंस देगा मदर टू मीट द कॉस्ट ऑफ डिलीवरी, ये सही है। लेकिन प्रोवाइड फॉर वेज लॉस ड्यू टू प्रेगनेंसी, ऐसा कुछ नहीं है। और ये जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2005 को लॉन्च किया गया था, और इसमें आशा वर्कर्स जो है बहुत इफेक्टिव रोल निभाते हैं। फिर है क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। क्योटो प्रोटोकॉल जो है अडॉप्ट हुआ है 1997 में, और इट इज एन एग्रीमेंट साइन बाय वेरियस कंट्री। इट इज एसोसिएटेड विद क्लीन एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी थ्रेट टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ जोग्राफिकल एरिया। तो इसमें कौन सा थ्रेट होगा बायोडाइवर्सिटी ऑफ जोग्राफिकल एरिया में? तो इसका आंसर होगा ए। 1 2 3 ग्लोबल वार्मिंग भी है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट भी है, और इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज भी है, लेकिन प्रमोशन ऑफ वेजिटेरियनिज्म नहीं है। फिर वल्चर्स के बारे में है। वल्चर्स की बहुत डेथ हो रही थी, वल्चर्स बहुत एक्सटिंक्ट हो रहे थे। क्यों? क्योंकि उसमें डाइक्लोफिनेक बहुत ज्यादा हो गया था। तो अ ड्रग यूज बाय कैटल ओनर फॉर ट्रीटिंग देयर डिजीज कैटल। फिर देखिए गोल्डन बूट अवार्ड का पूछा है, ये करंट अफेयर है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंट्री हैज ओनली फेडरेशन। तो फेडरेशन मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया, ब्राजील में होता है। मतलब मोर देन 25 कंट्रीज हैं जिन जो सिर्फ फेडरेशन फॉलो करती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है, स्टीव जॉब किससे है रिलेटेड? तो स्टीव जॉब एप्पल से है, और शेरिल सैंडबर्ग फेसबुक से है, लैरी पेज गूगल का है, और रॉस जो है याहू के हैं। फिर मैरी द फॉलोइंग है, ये उस टाइम की बुक है। राहुल ड्राविड द टाइमलेस स्टील इनके ऑथर क्या है? तो हम देख सकते हैं कि बुक्स एंड ऑथर भी बहुत पूछ रहे हैं। फिर है वाई वाज जस्टिस दलवीर भंडारी, ये उस टाइम का क्वेश्चन है। ये भी उस टाइम का क्वेश्चन है, ये भी उस टाइम का है। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। बक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल का है, पेरियार टाइगर रिजर्व केरला का है, सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान का है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो गुजरात की है। तो ये कौन सा ट्रू है अबाउट रेड सॉइल? तो रेड सॉइल बहुत रिच होता है आयरन कंपाउंड में, और पुअर होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस में। तो इसका सी होगा, इट इज रिच इन आयरन कंपाउंड। फिर गन मेटल कौन से होते हैं? गन मेटल में 88% कॉपर होता है, 10% टिन होता है, और 2% जिंक होता है। तो गन मेटल का आंसर होगा ए, कॉपर, टिन एंड जिंक। फिर है कि इफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ टिपिकल सब्सटेंस सडनली ड्रॉप टू जीरो देन द सब्सटेंस इज कॉल्ड। तो उसको बोलेंगे सुपर कंडक्टर, क्योंकि सुपर कंडक्टर में रेजिस्टेंस जो होता है वो ड्रॉप टू जीरो हो जाता है। फिर मटेरियल यूज फॉर इलेक्ट्रिकल फ्यूज। क्यों इलेक्ट्रिकल फ्यूज में कौन सा मटेरियल यूज होता है? इसमें टिन और लेड होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो इसका एलॉय है उसमें बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, वो मेल्ट भी नहीं होता, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका। फिर द वर्ड एफटीपी स्टैंड फॉर। एफटीपी मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। रैम मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी को पीसी मेमोरी भी बोलते हैं और जस्ट मेमोरी भी बोलते हैं। ये लैपटॉप की या रैम जो होती है वो कंप्यूटर की बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग आल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। टेक्निक इन विच डेटा इज रिटन टू टू डुप्लीकेट डिस्क साइमल्टेनियसली। तो टू डुप्लीकेट है, तो डुप्लीकेट से ही पता चल रहा है मिररिंग हो जाएगी उसकी। ई वेस्ट रिफर टू, ई वेस्ट क्या होता है? द इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सच एज मोबाइल पीसी डेट आर डिस्पोज्ड ऑफ आफ्टर देयर यूजफुल लाइफ। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो होता है जिसको आप यूज कर सकते हो उसको डिस्पोज करना होता है, वो ई वेस्ट होता है। फिर सीएडी स्टैंड फॉर, सीएडी होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। जो 2D ड्राइंग और 3D मॉडल होते हैं ना, वो सीएडी होता है। ये मैच करने हैं, ये आ सकता है अभी भी। इंडस्ट्रियल वेलफेयर डिपार्टमेंट किससे रिलेटेड है? तो इंडस्ट्रियल वेलफेयर मूवमेंट, यहाँ से याद कर सकते हैं रॉबर्ट ओवन। तो रॉबर्ट ओवन से कैसे याद करेंगे? इसको याद करो, अवन, अवन जो होगा वो उसमें बहुत सारी बेकरी होंगी, तो इंडस्ट्री का वेलफेयर होगा। ह्यूमन रिलेशन, मेयो जो था, लॉर्ड मेयो वैसे भी होते हैं, तो एल्टन मेयो जो है वो ह्यूमन रिलेशन से रिलेटेड है। कॉन्सेप्ट ऑफ थर्ड फोर्स, इनके नाम में तीन आ रहे हैं, चार्ल्स ए मेयर्स। तो इसका थर्ड फोर्स हो सकता है। अहमदाबाद एक्सपेरिमेंट ए के राइस का है कि अहमदाबाद में जाके राइस खाएंगे, ए के राइस।
फिर मैच करना है इसको, फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर 1969। अच्छा, इसकी डेट भी याद करनी है फॉरन, कि फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर 1969, ये बहुत फेमस है, ये गजेंद्र गढ़कर का है। फिर है वेज बोर्ड फॉर वर्किंग जर्नलिस्ट, तो ये 2009 का है, और ये GR मजीठिया का है वेज बोर्ड। फिर सेकंड नेशनल कमीशन जो था लेबर का, वो 2002 में आया था, वो रविंद्र वर्मा था, और इंडेक्स रिव्यू कमेटी GK चड्ढा की है। तो 3421। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड बाय द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। तो इसमें से कौन सा कवर्ड नहीं होगा? तो इंजरी कंपेंसेशन कवर्ड नहीं होता है। इसमें क्या क्या कवर्ड होता है? पेंशन होता है, प्रोविडेंट फंड होता है, डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस होता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट 1923 इज ट्रू? क्या ट्रू है? इट इज नॉट सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन, ये बिल्कुल गलत है। ये सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन होगा। इट्स नेम हैज बीन चेंज टू एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्ट इन 2009। तो यही चीज बिल्कुल सही है कि इसका नेम एम्प्लॉयज कंपेंसेशन एक्ट हो गया, वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट का 2009 में। इट प्रोवाइड मैक्सिमम कंपेंसेशन इन द इवेंट ऑफ डेथ, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन इज कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी? तो जो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 का है, इसमें सारी चीजें आती है, मैटरनिटी का भी आता है, कंपेंसेशन का भी आता है, फिजिकल डिसेबलमेंट, सारी चीजें आती हैं। तो इसका होगा एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ये सबसे बड़ा एक्ट हो गया। मैटरनिटी बेनिफिट में मैटरनिटी से ही आएगा, कंपेंसेशन में कंपेंसेशन ही आएगा। फिर है 45, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ ग्रेट्युटी पेएबल अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट 1972? तो ये 10 लाख रुपीस की ग्रेट्युटी मैक्सिमम होती है। 46 देखते हैं, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड? तो ये डीपीएसपी में है, आर्टिकल 43A डीपीएसपी का बताता है वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रीज। फिर क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड? तो इसमें से सबसे पहले बना है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1947 में, और ये यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया बनी है 1959 में, और उसके बाद बनती है ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया 1966 में, और ये नैम न्यूज नेटवर्क बना है 2005 में। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बनी है 1947 में, तो यही अर्लीस्ट है। फिर 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इंडस्ट्रियल पॉलिसी सिंस 1991? तो ए सही है, ओनली 5 इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक एंड एनवायरमेंटल कंसर्न रिक्वायर्ड इंडस्ट्रियल लाइसेंस। तो जिसमें 5 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनका एनवायरमेंटल कंसर्न और सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक की वजह से है, तो उनको इंडस्ट्रियल लाइसेंस चाहिए। द न्यूली इंट्रोड्यूस रूपी सिंबल इज बेस्ड ऑन? तो ये रोमन और देवनागरी स्क्रिप्ट में था। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वाज नॉट सेट अप बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो प्लानिंग कमीशन बना था 15 मार्च 1950 में, तो ये सेटअप हुआ था, इट वाज नॉट सेट अप बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और ये डिसॉल्व हो गया 2014 में, और फिर नीति आयोग ने इसको 2015 से रिप्लेस कर दिया। और यूपीएससी का तो आर्टिकल पता ही है, इलेक्शन कमीशन का भी मैं बता चुकी हूँ। फिर देखते हैं हम इसमें मनरेगा का। Manrega aims at enhancing livelihood security in rural area of India by providing at least 100 days of guaranteed wage employment in a financial year to adult member of a rural household. ये होगा इसका। फिर वन ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 52, वन ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम एम्स टू हेल्प बिल्ड और अपग्रेड ड्वेलिंग यूनिट ऑफ बिलो द पॉवर्टी लाइन रूरल फैमिलीज? तो ये इंदिरा आवास योजना होगा। फिर नेक्स्ट है, द फॉलोइंग प्रोविजन प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इज? तो ये डीपीएसपी होगा, ये आर्टिकल 49 है डीपीएसपी का, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट। फिर सेवन शेड्यूल के बारे में, सेवन शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन प्रोविजन रिगार्डिंग? तो सेवन शेड्यूल में यूनियन स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में है। फिर मिड डे मील स्कीम जो कि लॉन्च हुई थी 1995 में, इसकी एम क्या है? एनहांस एनरोलमेंट, रिटेंशन, अटेंडेंस ऑफ प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन, ये बिल्कुल सही है कि अटेंडेंस से रिलेटेड होगा। इंप्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेट ऑफ प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन, बच्चों के लिए ही होगा। इंप्रूव द हैबिट ऑफ रीडिंग अमंग रूरल हाउस होल्ड, थर्ड बिल्कुल भी नहीं होगा, तो आप थर्ड एलिमिनेट करेंगे, 1 एंड 2 आ जाएगा। फिर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, जिसमें बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट होंगे और लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट होगा, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं होंगे। तो आंसर होगा इसका 1 एंड 2। और आर्टिकल 54 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बताता है कि प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय दिस मेंबर। फिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल। तो इलेक्टोरल रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इलेक्शन कमीशन के ऊपर।
At the time of becoming the prime minister of a country, one must be a member of one of the house of parliament. ये condition है कि किसी भी house के आप member होने चाहिए. If not, one must become a member of one of the house within 6 months. फिर 59 देखते हैं, नहीं 58 रह गया, 58 देखते हैं. 8 हो गया, 59 देखते हैं. अब इसमें सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन. तो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन रट लीजिए, एम वीरप्पा मोइली का है. सेकंड कमीशन टू सेंटर स्टेट रिलेशन जस्टिस मदन मोहन पंचे का है. 13 फाइनेंस कमीशन विजय केलकर का था. और नेशनल कमीशन फॉर द रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिस एम एन वेंकट चलिया का है. तो इसका आंसर होगा 4312. फिर अब व्हाट इज कॉमन टू सरदार हुकुम सिंह, जगजीवन राम, इंद्रजीत गुप्ता, सोमनाथ चटर्जी एंड सेठ गोविंद दास? क्या कॉमन है? ये सब प्रो टर्म स्पीकर थे लोकसभा के. द पर्पस ऑफ एडजर्नमेंट मोशन. एडजर्नमेंट मोशन का पर्पस क्या होता है? किसी मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस को डिस्कशन करने के लिए एडजर्नमेंट मोशन किया जाता है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लिमिटेशन ऑन द अथॉरिटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट. लिमिटेशन ऑन द अथॉरिटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट के लिए सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. पार्लियामेंट हैज टू ऑपरेट विद इन द जुरिस्डिक्शन एयर मार्क बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट लॉ कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट विद द प्रायर कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट. गलत है. कुछ लॉज हैं जिसमें प्रायर कंसेंट चाहिए होता है, जैसे मनी बिल में चाहिए होता है अंडर आर्टिकल 110, लेकिन सब में नहीं चाहिए होता है. फिर है क्वेश्चन नंबर 63. आर्कियोलॉजिकल स्टडी सजेस्ट द थ्योरी दैट द अर्लीस्ट ह्यूमन इवॉल्व इन द रिफ्ट वैली इन द ईस्ट अफ्रीका. तो इसका होगा सी. वैसे भी ऑल द कंटेनमेंट व सेटल्ड वैसे भी नहीं हो सकता. फार्मिंग सोसाइटी डेवलप बिफोर हंटिंग एंड गैदरिंग, ये कैसे हो सकता है? पहले हंटिंग थी, फिर गैदरिंग थी, फिर फार्मिंग सोसाइटी थी. व्हील वाज इन यूज फॉर इन ऑल एशियन सोसाइटी, ये भी नहीं हो सकता. कुछ क्वेश्चंस आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है सब आपका पढ़ा हुआ है. फिर है विच टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म फ्रॉम इंडिया थ्रू साउथ ईस्ट एशिया. तो कौन सा टर्म यूज किया जाता है? तो ये होगा कल्चरल डिफ्यूजन. The main objective of Minimum Wages Act 1948 is to safeguard the interests of the worker engaged in. तो ये unorganized sector के worker के लिए Minimum Wages Act है. Which one of the following expresses the relation between normal price and market price? तो normal price and market price का relation कौन सा होगा इसमें से? Market price tend to be equal to normal price. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हेरिटेज. हेरिटेज इज दैट विच हैज बीन और मे बी इनहेरिटेड. बिल्कुल सही है, मे बी आ गया है. हेरिटेज इज एनीथिंग गिवन और रिसीव टू बी अ प्रॉपर पोजेशन, ये भी सही है. फिर बैंक एश्योरेंस के बारे में है. बैंक एश्योरेंस का मतलब होता है कंपोजिट फाइनेंशियल सर्विस ऑफरिंग अ बैंक एंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट. वैसे भी इसमें बैंक भी आ रहा है, इंश्योरेंस भी आ रहा है, तो आप लोग कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 69. इन्फ्लेशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय. इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करोगे? वेज इंक्रीज कर दोगे? नहीं, उससे तो और बढ़ जाएगा. टैक्स कम कर दोगे? उससे और बढ़ जाएगा. रिडक्शन करना पड़ेगा पब्लिक एक्सपेंडिचर का. फिर है कंसिडर द फॉलोइंग ऑप्शन. बाय द अर्ली 19th सेंचुरी ब्रिटिश कैरिड आउट डिटेल सर्वे. हाँ, ये सही है बिल्कुल. एफर्ट वाज टू नो द टोपोग्राफी, सॉइल क्वालिटी, फ्लोरा फाउना, लॉजिकल हिस्ट्रीज, क्रॉपिंग पैटर्न. ये इसको एक्सप्लेन भी करे. दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. Question number 71. Which of the following is a correct statement about both the Mughal and Ottoman Empire in the 16th century? तो इसका आंसर बी होगा. Both of these empire expanded weapon and extensive bureaucracies. 72. Which is the correct meaning of the term rule of primogeniture? तो primogeniture जो है एक कस्टम होता है जो फैमिली प्रॉपर्टी जो होती है ना, वो ओल्डेस्ट सन के पास जाती है. तो इसका एल्डेस्ट सन इनहेरिटिंग हिज फादर एस्टेट सबसे ज्यादा सही है. 73 देखते हैं. Which of the following would be the most useful source of evidence for research about the agrarian history of 16th and early 17th century? तो इसका आंसर होगा सी. क्रॉनिकल एंड डॉक्यूमेंट फ्रॉम द मुगल कोड. तो जो क्रॉनिकल और डॉक्यूमेंट मुगल कोड के थे सबसे यूजफुल सोर्स है जिससे एविडेंस मिलता है कि क्या एग्रेरियन हिस्ट्री रह चुकी है 16th और 17th सेंचुरी में.
इनको कंसिडर करना है, रोलेट एक्ट मूवमेंट, खेड़ा मूवमेंट, चंपारण, और इसकी क्रोनोलॉजी लगानी है। तो पहले तो चंपारण आया अप्रैल 1917 में, फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होती है 15 मार्च 1918 में, उसके ही 7 डेज बाद खेड़ा मूवमेंट होता है 22 मार्च 1918 में, फिर रोलेट एक्ट आता है 6 अप्रैल 1919 में। तो इसका सीक्वेंस हो जाएगा 3 4 2 1। Question number 75. Which of the following can be termed an infrastructural bottleneck in the development of India's history? तो इसका आंसर होगा सी, डिले इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस रिलेटिंग टू लैंड एक्विजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट। तो जो डिले इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है रिलेटिंग टू लैंड एक्विजिशन डिस्प्लेसमेंट, ये इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक में आएगा इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। फिर पैसेजेस दिए हैं, पैसेजेस में भी आप लोग देख सकते हैं कि क्या कैसे करना है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बहुत इजी पैसेज है। फिर क्वेश्चन नंबर 84, ठीक है 84 क्वेश्चन नंबर है, वो करते हैं। अ जजमेंट मेड बिफोर ऑल द फैक्ट आर नोन मस्ट बी कॉल्ड। तो इसको प्री मैच्योर बोलते हैं, या प्री मैच्योर जजमेंट बोल सकते हैं कि आपके पास आपने जजमेंट दे दिया लेकिन आपके पास कोई फैक्ट नहीं है, बिफोर ऑल द फैक्ट दिया है, और प्री जज भी बोल सकते हैं। तो इट कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 85, इन्होंने बोला है जैसे एल्यूसिव इज टू कैप्चर है, कौन सा सेम रिलेशनशिप है? तो एल्यूसिव का मतलब होता है डिफिकल्ट टू कैप्चर, तो सिमिलरली हेड स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है डिफिकल्ट टू कंट्रोल, तो इसका बी होगा हेड स्ट्रॉन्ग। फिर है चूज द वर्ड विच इज नियरेस्ट अपोजिट टू बी मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो आई विश आई कुड परस्यू माई स्टडीज, परस्यू का हो जाएगा अपोजिट डिसकंटिन्यू। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द क्लोजेस्ट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड सर्क्यूशियस। सर्क्यूशियस का मतलब होता है नॉट बीइंग डायरेक्ट इन लैंग्वेज और एक्शन, तो इसका होगा इनडायरेक्ट। जो चीज सर्क्यूशियस मतलब डायरेक्ट, तो इसका होगा इनडायरेक्ट। फिर है इट इज सेड that in order to control inflation foreign inflow needs to be sterilized. So sterilization here refer to withdrawing equivalent local currency to maintain a desirable rate of exchange. तो स्टेरिलाइजेशन का क्या मतलब यहाँ पे है कि विड्रॉ करना लोकल करेंसी को ताकि मेंटेन किया जा सके डिजायरेबल रेट ऑफ एक्सचेंज, लेकिन इकोनॉमिक टर्म में स्टेरिलाइजेशन इज डन टू ईज द थ्रेट ऑफ करेंसी अप्रिसिएशन और इन्फ्लेक्शन बाय सेंट्रल बैंक। नबार्ड है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि 12 जुलाई 1982 में बनी है बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, सिवरमन कमेटी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 90, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट हाउसिंग फैसिलिटीज है स्टैट्यूटरी प्रोविजन। ये प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 में है। फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। स्किल में बी बी हार्नेस्ड इन द सोसाइटी थ्रू पार्टिसिपेशन ऑफ एनजीओ, में भी है तो बिल्कुल सही है। टू फिल द इंटरनल गैप इन द सिस्टम, रिव्यू एंड इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कैन प्रोवाइड टू बी हेल्पफुल, दोनों स्टेटमेंट सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 92 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन कॉज ऑफ स्लो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम इन इंडिया। क्या क्या मेन कॉज हो सकती हैं? हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन बिल्कुल हो सकता है, स्लो रेट इसकी वजह से हो सकती है। हाई लेवल ऑफ फिस्कल डेफिसिट भी हो सकता है, और हाई रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन भी हो सकता है। If the RBI adopt an expansionist open market operation policy, this mean it will. तो it will offer commercial bank more credit in the open market. अगर RBI adopt करे expansionist open market operation policy, इसका मतलब है कि increase flow of money होगा economy में, तो it will offer commercial bank more credit in the open market. Which of the following is not a recommendation of National Cooperative Farming Advisory Board for putting cooperative farming on a sounder footing? तो इसका आंसर होगा बी, फाइनेंशियल असिस्टेंस शुड बी गिवन ओनली फॉर परचेज ऑफ न्यू लैंड। मतलब नेशनल कोऑपरेटिव फार्मिंग एडवाइजरी बोर्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए ही बनेगा, किसके लिए? कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिए, विच इज नॉट लिमिटेड टू परचेज ऑफ न्यू लैंड ओनली। बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं। स्ट्रक्चरल प्लानिंग रिफर टू, स्ट्रक्चरल प्लानिंग मतलब चेंजिंग एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन और क्रिएटिंग न्यू वन, स्ट्रक्चर वे में नया क्रिएट कर रहे हैं। थ्री स्टेट विच हैव ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हायर देन द चाइना, तो ये केरला, पंजाब एंड महाराष्ट्र है। केरला, पंजाब, महाराष्ट्र में 0.752 है इंडेक्स। फिर 97 देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। तो इसके बारे में क्या सही है? पहला है रिपोर्ट ऑन द अकाउंट ऑफ द स्टेट आर सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट,
क्यों भाई, प्रेसिडेंट को क्यों सबमिट करेंगे? स्टेट की बात कर रहे हैं ये, स्टेट में गवर्नर में होगा। तो फर्स्ट गलत है। सेकंड क्या है? सीएजी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड कैन बी रिमूव ओनली ऑन ग्राउंड एंड प्रोसीजर सिमिलर टू दोज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। ये सही है। आर्टिकल 149 में ये चीज है कि ड्यूटीज एंड पावर ऑफ कंट्रोलर ऑडिटर जनरल दिया है, और आर्टिकल 151 में दिया है कि देयर शुड बी द रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर ऑडिटर जनरल रिलेटिंग टू द अकाउंट ऑफ स्टेट। फिर थर्ड है, द फॉर्म इन विच अकाउंट ऑफ द सेंटर एंड स्टेट आर टू बी केप्ट इज प्रिस्क्राइब बाय सीएजी। ये बिल्कुल सही है। Question number 98 है, which of the following is not one of the feature of a special economic zone being set up for promoting export? तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन करता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन रूल 2006, और इस रूल में दिस रूल डज नॉट प्रोवाइड फॉर वीजा फ्री एंट्री और फ्री एंट्री विदाउट वीजा रिस्ट्रिक्शन। तो इसका ए इसलिए गलत होगा क्योंकि इस रूल में कहीं से कहीं तक वीजा वो सॉरी फ्री एंट्री की वीजा फ्री एंट्री के बारे में बात नहीं की गई है। तो इसका आंसर होगा फॉरेन वर्कर विल बी अलाउड फ्री एंट्री विदाउट वीजा रिस्ट्रिक्शन। ये चीज गलत है स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में। फिर मैच करनी है लिस्ट। तो ये कुछ कमिटीज का था, तो इसको चेयरपर्सन और उसके इश्यूज हैं, ऊपर ऊपर से देख सकते हैं, नॉट सो इम्पोर्टेंट। कि डीएम धर्म दिकरी एयर इंडिया इंडियन एयरलाइंस का था, अनिल ककोडकर जो था उसका था, देख लेना यार इसको। फिर है, हाउ डज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन सीक टू इम्प्रूव लाइवलीहुड ऑप्शन ऑफ रूरल पुअर। तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो कि 2011 में आया था, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने किया था। इसमें सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि बाय स्ट्रेंथनिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड प्रोवाइडिंग स्किल डेवलपमेंट, ये सही है। लेकिन बाय सेटिंग अप अ लार्ज नंबर ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जो भी बहुत सुपरफ्लुअस है, वो गलत है। सो अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि मुझे हिम्मत मिले और बनाने की, और मुझे कमेंट करिए कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस चीज की चाहिए।